तामीर यूं हुए थे कि हैरान थे महल, और फिर उजड़े यूं कि सूरतें बगदाद हो गए। मैं कोई 90 साल का तो हूँ नहीं। 25 साल का पार्लियामेंट में गया था, 31 साल का मैं उप मुख्यमंत्री बना, आज 37 साल का हूँ और 80 तक रिटायरमेंट लूंगा नहीं। जो चुनाव में पड़ रहा था 5वें नंबर पर आए थे, 2 निर्दलीय भी आपसे ऊपर पहुंच गए थे। अगर इतना काम आपने किया तो फिर जमानत जब्त होने की नौबत क्यों हो गई? और 1% शुभांकर जी, ये समय की बात है। इतना बुरा समय काल आपकी नजर में बीजेपी और कांग्रेस हरियाणा के लिए ज्यादा नुकसानदायक पार्टी कौन सी है? आपका नाम दुष्यंत कैसे रखा गया था? मुझे मेरा नाम बहुत सुंदर लगता है। आजकल जो नाम आ गए, आपकी कोई नाम है 3-3, 4-4 अल्फाबेट, माँ बाप का मुंह भी नहीं खुलता, नाम खत्म हो जाता है। बीजेपी से गठबंधन स्मार्ट मूव था या आपके करियर की सबसे बड़ी गलती? अगर मैं स्मार्ट ना होता और मैं बैठ के अड़ जाता कि मैं तो विपक्ष की राजनीति करूंगा और शाम को मेरे साथ साथी जेजेपी लेकर बीजेपी में विलय हो जाते, तो मैं क्या करता? क्या क्लस्टर पीट पीट कर मैं ये रोता मेरी पार्टी तोड़ दी? किसान आंदोलन में चुप्पी डर थी, चाल थी या लाचारी थी? एक दिन ये स्ट्रेटजी थी? एक दिन भी चुप नहीं रहा। अगर अभय चौटाला जी से आपकी मुलाकात हो तो क्या कहेंगे एक लफ्ज में? मैं क्यों अपना टाइम खराब करूं? उतनी कम उम्र में सांसद बनने क्या एडवांटेज डिसएडवांटेजेस थे? मैं पार्लियामेंट गया, बाय चांस हरियाणा का ही सिक्योरिटी गार्ड था, वो खड़ा होकर कहता है हाँ जी। मैं कहा भाई एमपी रजिस्ट्रेशन हो रही है आज। कहा हाँ जी। कहता है एमपी साहब कहाँ हैं? मैंने कहा मैं ही हूँ। संसद में आप ट्रैक्टर लेके क्यों पहुंच गए थे? जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी ले आए, मैं ट्रैक्टर लाता हूँ किसान का बेटा होकर, आपको उस पर भी आपत्ति? इस देश की सियासत में भतीजों की चाचा से पड़ती क्यों नहीं? इस देश में विवाद सारे चाचा भतीजों में हुए हैं, जबकि सारे भतीजों के बचपन में फेवरेट चाचा रहे होंगे। आप पॉलिटिकली इस बात को इस तरफ डाइवर्ट कर रहे हो। आईएनएलडी में क्या ऐसा हो गया था कि आपको जीजीपी बनाना पड़ा? हमें पार्टी से निकाल दिया गया। मोदी सरकार साहब गवर्नमेंट जो है, कैसे देख रहे हो इसे आप? जितनी बातें ग्लोबली कही गई कि इंडिया हैज बिकम दिस, हमारे पड़ोस के साथ लगते हुए 8 देश हैं। आप मेरे को 2 दोस्त बता दो। कोई सुलह की उम्मीद है आप में और आपके चाचा जी में? दरवाजे बंद है। हरियाणा का आज तक का सबसे अच्छा चीफ मिनिस्टर कौन रहा? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कांग्रेस की बर्बादी। अभय चौटाला। नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। अखिलेश यादव। अब तो यंग नहीं रहेंगे। अगर आपको किसी एक राजनेता के साथ एक दिन कहीं जाके रूम शेयर करना तो किसके साथ शेयर करेंगे? कौन सा एक राजनेता के साथ रूम शेयर नहीं करेंगे? भूपेंद्र हुड्डा। चौटाला खानदान ये गर्व की विरासत है या बिखराव का बोझ? सियासत में ज्यादा दिलचस्प कौन होता है, जनता या नेता? जनता। ये कहते हैं कि सियासत में कुछ भी सही या गलत नहीं होता है, अच्छा या बुरा नहीं होता है, सब समय होता है। समय अच्छा है तो सब अच्छा है, गड़बड़ है तो हर तरफ सवाल है। और आज हमारे मेहमान उस समय के फेर के एक जीते जागते प्रमाण हैं। इनकी शख्सियत के बारे में बताऊं तो कई सारे कहानियां बता सकते हैं। ये 2019 चुनावों के मेकर रहे, वो शख्स जिससे उम्मीदें बहुत बड़ी। अगर इनके पारिवारिक इतिहास की बात करेंगे तो ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ चौधरी देवीलाल जी, फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ग्रैंडसन ऑफ ओम प्रकाश चौटाला जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री। और इनकी खुद की शख्सियत जो है वो बड़ी कमाल की रही है। नाम दुष्यंत चौटाला। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं आपकी तैयारी कर रहा था तो मुझे एक शेर बड़ा अच्छा याद आया। पढ़ते 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 एक शेर है उर्दू में कि तामीर यूं हुए थे कि हैरान थे महल, और फिर उजड़े यूं कि सूरतें बगदाद हो गए। 2019 से 2024 की कहानी। 19 में जब आप आए तो आपके राइस के ऊपर हम आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, किताबें पढ़ रहे थे, कहानियां पढ़ रहे थे। लगा कि यार नेक्स्ट बिग थिंग इन हरियाणा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप बने, हमें लगा चीफ मिनिस्टर का पद बस बिल्कुल यूं एकदम करीब है। और फिर वक्त बदला, जज्बात बदला, हालात बदला, आपकी पार्टी की जमानत जब्त हुई, 1% पर वोट रह गया, आप खुद अपना चुनाव हार गए। और अब लोग नए सिरे से आपका आकलन कर रहे हैं। कोई कह रहा है 1 टाइम मैजिक था, कोई कह रहा है ख़त्म हो गया। हालांकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा, पॉलिटिक्स में समय का खेल बड़ा। शुभांकर जी, एक तो कॉन्ट्रडिक्टरी चीज आपने की, उजड़े। राजनीति में शायद कोई उजड़ता नहीं। समय है, उसमें सेटबैक्स भी आते हैं और रिवाइवल्स भी होते हैं। और दूसरी चीज, मैं कोई 90 साल का तो हूँ नहीं कि मेरी आखिरी पारी थी। ट्रू, बिल्कुल सही बात है। 25 साल का पार्लियामेंट में गया था, 31 साल का मैं उप मुख्यमंत्री बना, आज 37 साल का हूँ और 80 तक रिटायरमेंट लूंगा नहीं। तो अभी भी 43 साल हैं। मेहनत करेंगे, दोबारा आएंगे। मगर एक चीज मैं मानता हूँ, राजनीति शॉर्ट टर्म गेंद नहीं है, लॉन्ग टर्म विजन है।
और मैंने चौधरी देवीलाल जी से जब उनने कांग्रेस छोड़ी उस समय से लेकर आज तक की हमारे परिवार में भी देखी है और देश की भी बदलते देखी है। बादल साहब इस देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री भी बने और सबसे बुजुर्ग मुख्यमंत्री भी बने। और आप उनका जीवन देखिए, 19 महीने जेल भी काटी, चुनाव भी नहीं लड़े और आखिरी चुनाव उनके जीवन का वो हारे। कितने फेरबदल आते हैं, किसको पता है समय राजनीति में क्या मोड़ लेगा। मायावती जी को देश के प्रधानमंत्री की चर्चा होती थी और जब मैं पार्लियामेंट में गया तो लोग कहते थे हाथी ने अंडा दिया। वही बीएसपी थी जो 0 पे आ गई। तो राजनीति के अंदर काम करना, पब्लिक ग्रीवेंसेस को उठाना, पब्लिक विजन को आगे लेकर चलना, मुझे लगता है ये उद्देश्य है और उसके ऊपर काम ना मैंने छोड़ा है ना मैं छोड़ूंगा। अगर मैंने राजनीति को अपना जीवन दिया है जन सेवा के लिए तो मैं काम करता रहूँगा, हर मुद्दे पे करूँगा, चाहे मुझे 1% मिले, चाहे मुझे 32% मिले, चाहे मुझे 16% मिले। एक और शेर हमको याद आ गया, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। बिल्कुल है। और मैंने तो जब मैं कॉलेज में था तब एक चीज़ सीखी थी, युवा और वायु। अंतर इतना है, युवा और उसको 2 हिस्से में तोड़ के आगे पीछे कर दो तो वायु। तो आज अगर हमारे पास वो एनर्जी है, सिनर्जी है और काम करने का जज्बा है तो हम क्यों नहीं जीत सकते। ठीक बात है। आज मैंने पहली बार सर अपना प्रोग्राम पूरा उल्टा कर दिया है। आज आपके जीवन की शुरुआत करें उससे पहले मैंने कहा एंड का रैपिड फायर जो उसको शुरू में कर देते हैं। तो ये रैपिड फायर के कुछ सवाल है, मैं आपसे पूछूंगा, आप बताइएगा। सियासत में कौन सा पल आपके दिल के ज़्यादा करीब रहा और ज़्यादा सीख दे गया? वो जो 2014 में जीत के तौर पर आया था हिसार में, या वो जो 2019 में किंग मेकर के तौर पर आया, या जो अभी हार के तौर पर आया? राजनीति के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पल 17 नवंबर 2018 है, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे पिताजी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने ये निर्णय लिया कि वो झंडे डंडे की लड़ाई ना करके और एक नई शुरुआत का बिगुल बजाएंगे। और जींद के चौधरी देवीलाल मैदान से ये नारा दिया कि हम एक नई पार्टी बनाएंगे। और वो टास्क मुझे देकर गए कि तूने 9 दिसंबर से पहले पार्टी खड़ी करनी है। और हमने मात्र 22 दिन के अंदर एक पार्टी खड़ी कर और विद इन लेस देन 1 ईयर हरियाणा प्रदेश में 10 विधायक जिताए। मुझे लगता है उससे बड़ा पल मेरी ज़िंदगी में तो कोई नहीं होगा राजनीतिक तौर पर। फिल्में देखते हैं आप? हाँ, बहुत। एक फिल्म आई थी राजनीति, मनोज वाजपेयी, अजय देवगन, नाना पाटेकर, अगर आपने देखी हो, कैटरीना कैफ। परिवार की लड़ाई थी, परिवार की कहानी थी, फिर हुआ कि एक अलग रणवीर कपूर एक नई पार्टी बनवाते हैं, जीत जाते हैं। बड़ा रिलेट कर रहे थे लोग आपको। चलिए, आप मेरे को कह रहे हैं कि उस मूवी से रिलेट कर रहे थे, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप पॉलिटिक्स कवर करते हैं? लंबे समय से करते हैं। आप मेरे को इंडिया में दूसरा उदाहरण दे दीजिए जिन्हें झंडा डंडा ना लेकर एक नई शुरुआत कर और 10 विधायक छोड़िए सरकार का हिस्सा बनने का काम किया। एक भी उदाहरण नहीं है। हाँ, मतलब विरले उदाहरण है। एक अरविंद केजरीवाल ने नई पार्टी बनाई थी जो पहली बार में जीत कर आ गई थी। आप पार्टी की बात करें। हाँ, और एक नई शुरुआत के तौर पर आपका पहला नाम। नई शुरुआत एज पॉलिटिकल पार्टी तो बहुत हुई है, मगर पारिवारिक तौर पर जब आप राजनीति की बात करें तो मैं पारिवारिक तौर पर कर रहा हूँ। चाहे वो पंजाब उठा लीजिए, चाहे यूपी उठा लीजिए, चाहे महाराष्ट्र उठा लीजिए, तमिलनाडु उठा लीजिए, चाहे आप आंध्र प्रदेश उठा लीजिए। सही बात है। एक उदाहरण दे दीजिए। सही बात है। हमने कोई भी पुरानी पार्टी का रिसोर्स ना लेते हुए एक नई तौर पर शुरुआत करी एंड जनता के इश्यूज को लेकर गए। जनता ने विश्वास किया, हमें वो जनमत दिया 16% का, हम गवर्नमेंट का हिस्सा बने। और मुझे लगता है कि 4.5 साल उस सरकार में रहकर मैंने जो वादे किए थे वो प्रदेश में पूरे कर दिखाए। चाहे उस दौरान मेरे को झटके भी झेलने पड़े, किसान आंदोलन के हों, कोविड के हों, वो झेले हैं, मगर क्या मैं कमज़ोर पड़ा? किसी दिन नहीं पड़ा। हार जीत तो चुनाव में चलती रहती है। चौधरी देवीलाल जी के जीवन को अगर कभी आप पढ़ें तो वो ज़्यादा चुनाव हारे, कम जीते, मगर क्या इस देश के उप प्रधानमंत्री पद तक वो पहुंचे? नहीं पहुंचे। जनता ने विश्वास किया तो पहुंचे। ठीक है, इसी में मेरा अगला रैपिड फायर क्वेश्चन है, बीजेपी से गठबंधन स्मार्ट मूव था या आपके करियर की सबसे बड़ी गलती? स्मार्ट मूव था। अभी भी पीछे आंकलन 4.5 साल बाद जब बीजेपी
मेरे 7 साथियों को ले गई। अगर मैं पहले दिन ना जाता तो क्या एक भी वादा मैं पूरा कर पाता जो मैं जनता से करके 10 विधायक जिता कर लाया था? क्या ये 7 साथी मेरे साथ 5 साल खड़े रहते? अगर मैं 75% को विधानसभा में कानून को पास करवाकर, लिटिगेशन आज कोर्ट में है, पास करा सकता हूं, अगर मैं हरियाणा की महिलाओं को 50% पंचायती राज में रिजर्वेशन दे सकता हूं, अगर मैं किसान के खाते में 48 घंटे में उसकी बेची हुई फसल का पैसा पहुंचा सकता हूं, आड़ती राज को अबॉलिश कर सकता हूं, तो क्या मैं सक्सेसफुल नहीं हूं? अगर मैं स्मार्ट ना होता और मैं बैठ के अड़ जाता कि मैं तो विपक्ष की राजनीति करूंगा और शाम को मेरे साथ साथी जेजेपी लेकर बीजेपी में विलय हो जाते, तो मैं क्या करता? क्या क्लस्तर पीट पीट कर मैं ये रोता मेरी पार्टी तोड़ दी? हमने वो किया जो हरियाणा की जनता से हम वादा कर कर गवर्नमेंट में आए, और हमने उन वादों को स्टेप बाय स्टेप 4.5 साल में पूरा किया और मेजॉरिटी वादे पूरे करे। ठीक है। हालांकि ये रैपिड फायर है, मैं चाहता हूं सर आप, क्योंकि सबने डिटेल नीचे रखी है सारी चीजें। किसान आंदोलन में चुप्पी डर थी, चाल थी या लाचारी थी, एक दिन या स्ट्रेटजी थी? एक दिन भी चुप नहीं रहा। अगर आप किसान आंदोलन के पहले महीने से लेकर आखिरी दिन तक आप मेरे इंटरव्यूज की हिस्ट्री निकालेंगे, निरंतर मैं बोलता रहा हूं। और ड्यूरिंग किसान एजिटेशन किसी दिन मैंने किसान के फायदे की चीज को इग्नोर नहीं किया। हरियाणा को पहला राज्य बनाया जहां 4 फसलें एमएसपी पर ली जाती थी, उसको 14 पर ले जाने का काम किया। तो फिर ये परसेप्शन क्यों गया कि हमारे घर का छोरा जो है ये साथ नहीं आया? देखिए, कई आपके अपने हैं जो आपको गद्दार के तौर पर, विरोधी के तौर पर देख रहे हैं, और इसीलिए आप शायद अपनी सीट खुद हार गए। परसेप्शन राजनीति के अंदर समय बनाता है, और समय किस मुद्दे पर रुख बदले वो आप शायद रोक भी नहीं सकते। ठीक बात। आप 2019 का चुनाव लीजिए, बीजेपी के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी, और पुलवामा हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा ही चुनाव में मुद्दा नहीं रहा। आप ये कह रहे हैं पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक ने बीजेपी को जिताया था? एक बहुत बड़ा इशू बीजेपी के पॉजिटिव में गया। आप देखिए, इस देश के अंदर पिछले लगभग मैं मानता हूं 4.5 सालों से मुफ्त अनाज बंट रहा है। आज उस विषय को बीजेपी ने इस चुनाव में पूरा बुनाया है। तो कई बार इश्यूज जो हैं वो प्रोलॉन्ग करते हैं, मगर इश्यूज प्रोलॉन्ग होने के बाद भी जनता समय पर समझती है और वापस साथ देती है। ठीक है। चौटाला खानदान ये गर्व की विरासत है या बिखराव का बोझ? मैं तो मानता हूं चौधरी देवीलाल की विरासत है। बिखराव का बोझ नहीं आता आप पर? किस चीज का बिखराव? चाचा जी से विवाद, पार्टी अलग, अब खबर आई इस बात कि इधर वाले उधर चले गए। आप उदाहरण तो दीजिए देश का जहां राजनीतिक तौर पर अगर लोगों ने कदम उठाए हैं तो वो अपने पॉलिटिकल जो सोच है उसको आगे ले जाने के लिए है। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। अब मेरे को आप चाचा भतीजा कहते हैं, मैं तो भाई भाई गिनवा देता हूं। अच्छा, मैं एक चीज चलिए इसमें पूछ लेता हूं, मैं इस देश की सियासत में भतीजों की चाचा से पड़ती क्यों नहीं? आपके चाचा हैं? मेरे चाचा से मेरी पड़ती, वो पॉलिटिकल नहीं है, बट इस देश में कहीं भी देख लीजिए आप, महाराष्ट्र में शिवसेना में देख लीजिए, शरद पवार जी के यहाँ देख लीजिए, आप यूपी में अखिलेश जी के यहाँ देख लीजिए, इस देश में विवाद सारे चाचा भतीजों में हुए हैं जहां पारिवारिक लड़ाई हुई है। ये चाचा भतीजे में क्या है? और जबकि सारे भतीजों के बचपन में फेवरेट चाचा रहे होंगे। नहीं, आप पॉलिटिकली इस बात को इस तरफ डाइवर्ट कर रहे हो। मैं आपको एक चीज बता दूं, कहीं भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आइदर भी रिलेशन ब्लड की हो चाहे आपकी पॉलिटिकल हो, बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जहां चेला गुरु से मजबूत हुआ है। तो वो क्या चाचा भतीजे नहीं थे? 2 अच्छे दोस्त पॉलिटिकल राइवल्स बन गए। क्यों बन गए? एम्बिशन। आज आप एक एंकर से शुरू होकर और एडिटर इन चीफ बन जाएंगे तो जो आपके साथ काम करने वाले थे वो आपसे जेलस फील नहीं करेंगे?
कोई भी ऐसा काम नहीं है, डॉक्टर है, अगर 2 MBBS करे डॉक्टर थे और एक 7 स्टार हॉस्पिटल में काम करे और एक सरकारी काम करे, क्या वो उससे जेलस फील नहीं करेगा? तो किसने जेलस फील किया था, दुष्यंत चौटाला ने या तो चाचा जी भी ने? नहीं किया, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सब डिटेल में बाद में जाऊंगा। अगर अभय चौटाला जी से आपकी मुलाकात हो तो क्या कहेंगे एक लफ्ज में? मैं क्यों करूँगा? नहीं मिलेंगे? मुझे क्यों मिलने की जरूरत है? दूसरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारा कोई अलायंस नहीं है, कोई पॉलिटिकल आज विचारधारा एक नहीं है, मैं क्यों अपना टाइम खराब करूँ? कई लोग कहते हैं ना कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग है, व्यक्तिगत अलग है। आप लोग के संवाद होते? बिल्कुल नहीं। मेरी तो लास्ट चर्चा ही शायद विधानसभा के पटल पर हुई होगी। तो पारिवारिक रीजनों ने व्यक्तिगत रिश्ते भी खराब कर दिए? आप राजनीतिक कारणों ने रिश्ते खराब करे होंगे। ठीक है, अगर पॉलिटिक्स छोड़ दे तो क्या करेंगे फिर? बिजनेस। ओके। मैं तो जब अमेरिका गया था तब भी मैं अपनी जो बैचलर्स करके आया था वो मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग में करके आया था। और उसके बाद जब मैंने लंदन जाना था रीजेंस कॉलेज के अंदर, तो मेरी ग्लोबल मैनेजमेंट के अंदर MBA थी। और उस दौरान पिताजी को सजा हुई, दादाजी को सजा हुई और उस कारण विदेश जा नहीं पाए और फिर MP का चुनाव लड़ लिया और उसके बाद फिर यहाँ पढ़ाई करी। ठीक है, अब मैं यहीं से शुरुआत करता हूं आपके। एक कॉमन परसेप्शन सर ये आता है कि पहली बार आप जीते, उस वक्त सिंपैथी भी थी, एक जन समूह भी था, बट असली लड़ाई आपकी अब शुरू हुई है क्योंकि अब आपको फिर से ग्राउंड जीरो से शुरू करना है। तो आपके विरोधी ये कहते हैं कि अमेरिका की चमक दमक में पढ़ा लड़का हरियाणा गांव में कैसे खाक छानेगा, कैसे ताऊओं को समझाएगा कि ताऊ हम तुम्हारे हैं, हम अलग नहीं है, यहां से विदेश गए। आप मेरे पॉलिटिकल करियर को उतना क्लोजली मॉनिटर नहीं कर पाए। 14 में मैं जब आया था, जब भी मैं कोई अंग्रेज नहीं था, मैं वैसा ही हूं जैसा था और मेरे में कोई अंतर नहीं आया है। जितना देसीपना मेरे में है शायद मेरी उम्र के मेरे कलीग्स में किसी में नहीं है। मैं गाँव में भी सो सकता हूँ, मैं गाँव में भी खेल सकता हूँ और गांव के लोगों की समस्या को अगर मैं इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठा सकता हूँ, गांव के लोगों को दिल्ली लाकर मेट्रो घुमा सकता हूँ, पार्लियामेंट की कैंटीन में रोटी खिला सकता हूँ, तो मैं जैसा हूँ मुझे लगता है कि गांव का ताऊ हो, ताई हो, भाई हो, मेरा भाभी हो, सारे मुझे उतना ही लाड करेंगे। और मैं अपने आप को नहीं बदल सकता। समय के साथ ज़रूर आदमी चेंज होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और कारण है, और कई बार वो जो कहावत है ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप एक ओहदे पर बैठे हैं तो शायद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर थोड़ा बहुत बदलाव आपके नेचर में आ सकता है, मगर शायद हाव भाव रहन सहन में कोई बदलाव मैंने तो नोटिस नहीं किया। आपने दिल्ली में पढ़ाई की है? मैंने NLU के अंदर से हमारे LLM का एक कोर्स किया था, मास्टर्स करी थी मैंने, और फिर मैंने GJU हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स करी और अब मैं PhD परस्यू कर रहा हूँ। और फिर अमेरिका में कैलिफोर्निया में थे आप? मैंने बैचलर्स अमेरिका का। बैचलर्स में। तो हिसार का लड़का जब कैलिफोर्निया गया तो वहाँ से वहाँ क्या लेकर गया और वहाँ से यहाँ क्या लेकर आया? मैं सनार में पढ़ा हूँ 8 साल। ऐसे नहीं कि मेरी एजुकेशन बिल्कुल ही कोई 3rd ग्रेड हुई हो। मेरे पेरेंट्स ने ज़रूर, मैं मानता हूँ, एक एसेट अपनी लाइफ का बनाया कि हमारी दोनों भाइयों की एजुकेशन में अच्छा इन्वेस्ट किया और हमें वो अपॉर्चुनिटी दी जो शायद हमारे परिवार में पहली बार किसी को मिली। और मैं चौटाला साहब को अपने जीवन से कभी बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि उनकी फुट सर्जरी हुई थी 2006 के अंदर, और मैं मेरा आखिरी बोर्ड एग्ज़ाम देकर 23 अप्रैल को और रात की फ़्लाइट पकड़कर अमेरिका गया था। मैं घर पे भी नहीं सोया और अमेरिका उनके पास जब मैं 2.5 महीने रुका तो मुझे याद है उनने मेरे से एक चीज़ पूछी, तालीम कहाँ से करेगा? और मेरे को उर्दू का ये शब्द नहीं पता था कि तालीम होती क्या है। तो मैंने कहा जी आप बता दो कहाँ मिलती है, ले आएंगे। तो कहते अरे पढ़ाई कहाँ करेगा? मैंने कहा मैं पढ़ाई तो दिल्ली यूनिवर्सिटी सोच रहा हूँ, और मैंने उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी अप्लाई भी कर दिया और SRCC में मेरा एडमिशन भी हो गया। मगर
उनका विजन था कि तू वहाँ रहेगा तो नारे लगाएगा, खराब हो जाएगा, बाहर पढ़। और मैंने ऑनलाइन अप्लाई करने शुरू कर दिए। मेरे को अमेरिका की 2 टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मेरा एडमिशन भी हो गया। फिर वो एडमिट हो गए, बड़े शहर में नहीं पड़ेगा, बिगड़ जाएगा। और उनके सलाहकार थे, उनके मित्र हैं, आज UCSF के बहुत बड़े कैंसर डॉक्टर हैं, डॉक्टर दैया, वो आए हुए थे। और एक इंडियन एम्बेसी के अंदर शर्मा जी होते थे, वो दोनों बैठे और उनको कहते कि चंडीगढ़ जैसा शहर ढूंढ के बताओ जहाँ ये पढ़ाई करें। और उनने UC मर्सेड ढूंढी। और UC मर्सेड 80,000 की आबादी का एक छोटा सा कस्बा है। और मैं मोबाइल पे देख रहा हूँ और कह रहा हूँ जी, शहर में 2 पेट्रोल पंप हैं, 1 ग्रोसरी स्टोर है, 1 मैकडॉनल्ड्स है, मैं कब मर जाऊँगा। तो फिर उन्हीं ने एक यूनिवर्सिटी ढूंढी बेकरफील्ड के अंदर। और चौटाला साहब को उन्हें काउंसिल कैसे किया, कहते जी वो थापर्ड्स है, आप जानते हो, बड़ी पेपर मिल है, उनका बेटा इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के गया है 20 साल पहले। 1-2 और पॉलिटिशियंस के नाम लिए कि वो यहाँ से पढ़ के गए। 35 साल पुराना यूनिवर्सिटी थी। और चौटाला साहब का मन बन गया कि यहाँ पढ़ाएंगे। और मेरा एडमिशन करा दिया। एक मेरे नोन थे, उनका घर खाली था, मैं वहाँ जाके रुका। और धीरे धीरे जब मैं वहाँ रहने लगा, मैंने अमेरिका का रिसेशन भी देखा। 38 रुपये का डॉलर आ गया था। किस साल में आप गए थे वहाँ पे? 2006 में। ओके। तो 38 रुपये का डॉलर भी देखा हुआ है मेरा ये भी देखा हुआ है कि जो V8 गाड़ियों में आते थे यूनिवर्सिटी में, वो साइकिल पे आने लगे। ऐसी आर्थिक हालात भी अमेरिका की देखी है। मगर हाँ, उस दौरान, उस 4 साल के सफ़र में बहुत कुछ सीखा। और उनकी जो एजुकेशन है, प्रैक्टिकलिटी है यूनिवर्सिटी लाइफ की, वो हमारे से बहुत अलग है। और कहीं ना कहीं उसने हमारे डेवलपमेंट के अंदर, और एक शायद वो छोटे शहर में रहने के कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी। वहाँ एग्रीकल्चर बहुत था बेकरफील्ड में। वहाँ ये जो अपन बेबी कैरेट खाते हैं ऑरेंज कलर की, वो वहाँ की पैदाइश है। हम कैलिफोर्निया आमंड्स खाते हैं, कैलिफोर्निया ऑरेंजेस सुनते हैं, तो वो सारा उस बेकरफील्ड की, वो कर्न काउंटी है, ज़िला होता है जैसे अपने, उसकी सबसे बड़ी मार्केट है। तो मुझे वहाँ के जो इंडियन बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, उनके साथ इंटरेक्ट करके एग्रीकल्चर के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। और आज मुझे खुशी है कि वो चीज़ हम हमारी स्टेट में भी इम्प्लीमेंट कर पाए। मेरे को एक सवाल यहाँ पर आ रहा है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है। आप वहाँ रहे, आप यहाँ अच्छी फैमिली से गए थे। क्या डिफरेंस होता है माइंडसेट में एक अमेरिकन और इंडियन के? माइंडसेट की बात कर रहा हूँ मैं, रहन सहन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिंदगी को लेकर, काम को लेकर। तो आपके साथ एक साझा पल कर सकता हूँ मेरे वीज़ा अपॉइंटमेंट का। मैं चौटाला साहब के पास जब गया था, B1 B2 वीज़ा पे गया। मैं इंडिया नहीं आया वापस, और मैंने वहीं अप्लाई किया। मुझे उनने I-20 देते हैं वो आपको एडमिशन के लिए, तो I-20 दे दिया मैंने। ऑनलाइन मेरा पासपोर्ट भेज दिया और मेरा टेम्परेरी कन्वर्जन हो गया B1 से F1 स्टूडेंट वीज़ा के लिए। मैं 9 महीने बाद इंडिया आया, 3 महीने रहा, 12 महीने हो गए, I-20 एक्सपायर हो गया, क्योंकि आपको हर साल उसको रिवैलिडेट कराना पड़ता है। मगर उस दौरान मैंने मेरा परमानेंट F1 के लिए अप्लाई कर दिया एम्बेसी में। और एम्बेसी में जब मैं गया, तो जो काउंसलर बैठा था, उस काउंसलर के साथ बड़ा एक अच्छा इंसिडेंट था कि उसने मेरा पासपोर्ट देखा। यू वेंट देयर एंड देन कन्वर्टेड योर वीज़ा? यस, आई वेंट देयर, आई गॉट एडमिशन, आई स्टेड बैक एंड गॉट माई पासपोर्ट वीज़ा कन्वर्टेड। कहते नो, दिस इज इलीगल। मैं कहते देन व्हाई डिड योर गवर्नमेंट डू इट? तो यू गोइंग टू गो देयर नाउ एंड स्टे देयर? मैं कहता नो, आई एम गोइंग टू कम बैक। कहते हैं यू श्योर? मैं क्या, आई एम श्योर। तो उसके मन में ये था कि शायद मैं अमेरिका जाके माइग्रेंट बन जाऊंगा और मैं वहीं रहने लग जाऊंगा। मैंने कहा, कैन आई टेल यू एवरीथिंग फ्रैंकली? मैं कहा, माई GPA is 3.75 out of 4, दैट इज़ 95%। कहते यस, आई सी दैट। मैं कहा, आई एम अ गुड स्टूडेंट? कहते यस। मैंने कहा, प्रॉब्लम क्या है? मैं कहा, आई एम नॉट गोइंग टू स्टे इन अमेरिका। मैं कहा, आई हैव टू वॉश माई ओन क्लोथ्स, आई हैव टू वॉश माई ओन कार, I have to clean my own room, vacuum it, put my clothes for washing. Because in India we have this luxury. There we don't. I'm there for education and you guys are lucky. $1,200 देता है एक अमेरिकन एक क्वार्टर का, हम उस समय $6,000 दे रहे थे।
अब उस कन्वर्जन के अंदर 4 गुना ज़्यादा पैसे लेते हो और फिर भी नखरे करते हो। तो वो माइंडसेट जब यू बिकम बिग आपका बन जाता है कि शायद ये ऐसे ही आगे। आज वो लोग रियलाइज नहीं करते कि शायद हम उनकी आबादी के 2-2.5% हो, मगर उनकी इकोनॉमी को चलाने के लिए हिंदुस्तान का बहुत बड़ा रोल है। चाहे आप सैन फ्रांसिस्को चले जाओ, चाहे आप सैन वन वैली चले जाओ, चाहे आप LA चले जाओ। आज के दिन लोग कहते हैं हॉलीवुड, अगर हॉलीवुड चल रहा है तो हॉलीवुड डेवलपिंग नेशंस की वजह से चल रहा है, ना कि अमेरिका की वजह से। चाहे व्यूअरशिप की बात हो, चाहे वहाँ मैन पावर की बात हो, चाहे एक्टर्स की बात हो। आज IT है। अगर जब चौटाला साहब सियाटल थे तो मैं बेलव्यू गया। बेलव्यू के अंदर आप घूमोगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप इंडिया से कहीं बाहर हो, क्योंकि मेजॉरिटी साउथ इंडियंस है। सिर्फ उनके लोगों की पेइंग कैपेसिटी जो है, अगर वो कन्वर्जन पे आते हैं हमारे कंट्री में, तो सीधी 85 गुना आज के दिन हो जाती है। तो वो सोचते हैं हम बहुत ज़्यादा आधुनिक हैं। यस, दे हैव गॉट द बेस्ट ब्रेन्स इनटू देयर कंट्री, और आज उसका कारण है कि उनकी एजेंसीज कितनी डेवलप 20 साल पहले होगी और हम आज डेवलप हो रहे हैं। और अब हमारे ब्रेन्स को भी ये पता चल चुका कि इंडिया में भी अगर आप उतनी मेहनत करोगे तो शायद आप उससे ज़्यादा कमा लो। ट्रू। और इसीलिए हर रोज़ हम देखते हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, मैं जानता हूँ गुड़गांव का एक आदमी 50,000 रुपये लेकर अमेरिका गया IT वर्ल्ड में। उसने जाके पेट्रोल पंप पे ये छोटी छोटी मशीनें लगानी शुरू कर दी, क्रेडिट कार्ड वाली, और पर स्लाइड वो कमाने लग गया कमीशन 30 सेंट या 20 सेंट एक ट्रांजैक्शन के। और 150 या 15 मिलियन की, आई डोंट एग्जैक्टली याद नहीं मेरे को अमाउंट, उतने की कंपनी बेच के उसने नोएडा में आके 2 टावर खरीद लिए और अब यहाँ से चला रहा है, इंडिया को पैसा आ रहा है, यानी पूरी फैमिली वापस ले आया। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो वापस आ रहे हैं। मगर कंपैरिजन अगर दोनों का करोगे तो हाँ, आज से 20-25 साल पहले वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र धीरे आती थी। मैं माइंडसेट की बात कर रहा था कि माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है। जैसे मैं जयपुर में बीच में गया था, मेरा एडमिशन होने वाला था, तो मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि जयपुर की जगह अगर तुम दिल्ली जाओगे तो तुम्हारा माइंडसेट जो है, क्योंकि दिल्ली तेज भागता शहर है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, या मैंने आपको किसी छोटे शहर से दिल्ली बम्बई में अगर आप रहते हो तो आप इन कंपैरिजन कॉम्पिटिटिव ज़्यादा रहोगे। नहीं, मैंने ये तो पहले बता ही दिया था। जब चौटाला साहब ने मेरे को छोड़ा तो एक ही विजन के साथ छोड़ा ना, कि यहाँ के तो दुनियादारी ज़्यादा सीखेगा। हाँ, तो वो एक माइंड का जो स्कोप था वो मैं कहता हूँ इनहांस हो गया, कि मैं बड़ा सोच पाया, बड़ा देख पाया, मैं ग्लोबल स्ट्रक्चर कैसे चलता है वो समझ पाया, इकोनॉमीज़ कैसे चलती है वो समझ पाया। मैंने वहाँ के 2 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन देखे, गवर्नर का कैलिफोर्निया का इलेक्शन देखा। मैंने तो मेरी पढ़ाई के दौरान सबसे इंटरेस्टिंग जो जैसे अपने एक्ट्स लाते हैं, हमारा रेफरेंडम जो है MPs दोनों हाउसेस करते हैं, वहाँ इस तरह के एक्ट्स के अंदर जब प्रेसिडेंशियल और गवर्नर इलेक्शन होता है तो पूरी स्टेट को पोलिंग में जाता है। तो उस समय LSBT वाला रेफरेंडम आ रहा था कैलिफोर्निया के अंदर। मैंने तो देखा कि उन लोगों की सोच जो दुनिया के आगे दिखाते हैं हम इतनी बड़ी सोच के हैं, उन लोगों ने 70% वोट खिलाफ देकर LGBTQ पे उसको स्ट्राइक डाउन किया। ओके। हाँ, वो तो ट्रम्प ने अभी भी किया ना कि there's only 2 gender, there are only 2 gender, मेल फीमेल। अभी मैंने तो 2008 में चुनाव में कैलिफोर्निया गवर्नर के उसको गिरता देखा, और गोरों को सड़क पे मेरे लॉन के ऊपर वो जो पेन लगा के और ये पेन होर्डिंग लगाते हैं पोस्टर टाइप, ये खड़े करके देखते, से नो टू 77A या कुछ नाम था उसका उस समय। और लोगों ने उसके खिलाफ इतना बड़ा रेफरेंडम, बल्कि जिसमें सैन फ्रांसिस्को तो ऐसा शहर है विच इज़ फेमस फॉर सेम जेंडर। मतलब कितना चेंज उनके माइंडसेट में 1 मिनट में आ जाता है जब वो अपने आप को इतना वाइड माइंडेड दिखाते हैं और एकदम इतना नैरो माइंडेड हो जाते हैं। हाँ, मतलब वही अमेरिका जो अपने एक नागरिक की बात करता है और दूसरे देशों में जाकर हज़ारों हज़ारों लोगों को मार कर जस्टिफाई कर देता है। सो उनके ड्यूअल स्टैंडर्ड तो हैं, बहुत ज़्यादा है। पर मुझे लगता है कि जब आप इतनी बड़ी ताकत बन जाते हो तो फिर आपके पास कहीं ना कहीं वो ज़रिया है कि आप इन चीज़ों को सप्रेस भी कर सकते हो। वहाँ पे इंडियंस को ट्रीटमेंट कैसा था उस टाइम जब आप लोग वहाँ पे थे? अच्छा था।
कोई ऐसा भेदभाव या कुछ नहीं था? मेरे 3.5-4 साल के समय पे मुझे कोई घटना ऐसी याद नहीं जहाँ किसी हिंदुस्तानी नागरिक को किसी प्रकार की भी कोई हरासमेंट की न्यूज़ आई। ओके, ठीक है। सर, एक सवाल एक कॉमन इंसान के तौर पर मेरे मन में आता है कि जब कोई पॉलिटिकल खानदान का होता है, जैसे आप देवीलाल जी के खानदान के थे, तो क्या बचपन से डिसाइड हुआ था कि भाई जितने बच्चे होंगे कुछ भी पढ़ लिख लो, कुछ भी कर लो, कोई भी टैलेंट हो, आखिर में पॉलिटिक्स में लाएंगे? बिल्कुल नहीं। मेरा तो असलियत में मन ये था कि मैं बिजनेस स्ट्रीम में जाऊं, मगर ये 2013 का जो इंसिडेंट हुआ, जब जेबीटी भर्ती के नाम पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को और चौटाला साहब को 10 साल की सज़ा सुनाएगी, मुझे लगता है मेरी लाइफ का डिरेल होकर नया ट्रैक पे ट्रेन चढ़ना कहीं ना कहीं वो लम्हा था कि मेरे को पॉलिटिक्स में आना पड़ा। क्या कर रहे थे जब आपको ये पता लगा कि सज़ा सुनाएगी? मैं तो नहाने घुसा हुआ था और छोटा ब्रदर आके नॉक करता है और कहता है जल्दी बाहर आ, इस तरह से न्यूज़ आई। और मैं 18 जनपद से और गाड़ी में भाग के जाता हूँ रोहिणी कोर्ट, और जज ने प्रोनाउंस नहीं करी, सिर्फ गिल्टी घोषित कर और बैठा रखा है। और फिर लंच तक हम बैठे रहे। लंच के बाद आकर कहता है कि मैं 22 तारीख को सज़ा सुनाऊंगा। और फिर इनको तिहाड़ ले जाया गया और 22 तारीख को फिर आए और 22 तारीख को सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ये कहा गया कि 1 से 5 10 साल और 6 से 55 4 साल। मतलब हाथ पांव फूल जाते हैं अगर उस दिन का उस जरिए को भी याद करो कि किस तरीके से बिना किसी सबूत के और आपके फादर को 10 साल जेल में डाल दिया जाता है। मैं नहीं मानता कि अगर हम ना एक पॉलिटिकल फैमिली से होते हु वॉज प्रिपेयर्ड कि राजनीति के अंदर रंजिशें होती है, लोग इस तरह से कदम उठाते, तो शायद आज हम राजनीति भी ना कर रहे थे। इसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद हम गांव गए प्रदेश के अंदर, और 2014 का लोकसभा चुनाव आ गया। और उस समय क्योंकि मेरे पिताजी हिसार से उपचुनाव लड़े थे 2011 के अंदर लोकसभा का, तो मैं 25 साल 11 महीने का था, मेरे को लड़ाया गया, हम जीत गए और मैं सांसद बना। देश का उस तक का तो सबसे युवा सांसद था, अब तो नए आ गए। मेरे बाद शायद उड़ीसा की कोई लेडी एमपी बनी थी, मुर्मू सरनेम था, और शायद अब 2 और आगे जो उससे भी छोटे हैं। तो उतनी कम उम्र में सांसद बनने के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेजेस थे? डिसएडवांटेज तो एक रहा, मैं पार्लियामेंट गया, मैंने बूट्स पहने हुए, जीन्स पहनी हुई और ऐसी आधी बाजू की शर्ट थी, और गेट पे मैं येलो कलर का वो फोल्डर था जिसके अंदर मेरा सर्टिफिकेट था एमपी का, और मैं जा रहा हूँ और हरियाणा बाय चांस हरियाणा का ही सिक्योरिटी गार्ड था, दिल्ली पुलिस का, और वो खड़ा होकर कहता है हाँ जी। मैं कहा भाई एमपी रजिस्ट्रेशन हो रही है आज। क्या हाँ जी? कहता है एमपी साहब कहाँ हैं? मैंने कहा मैं ही हूँ। और वो दिन, और मैं मानता हूँ 5 साल मेरे ऐसे गए कि मुझे पार्लियामेंट में कभी आई कार्ड भी दिखाना नहीं पड़ा, क्योंकि मेरी अपनी जो मेहनत हमने करी उसके बाद लोगों ने प्यार भी बहुत दिया पार्लियामेंट के अंदर। 25-26 साल का लड़का सांसद बन जाए, लोग गंभीरता से लेते हैं अंदर? बिल्कुल लेते हैं, अगर आप एथिकली साउंड हैं और फैक्चुअली करेक्ट हैं। तो इस देश की पार्लियामेंट एक ऐसा मैं मानता हूँ माध्यम है कि आप कुछ भी बोलेंगे तो आप 140 करोड़ लोगों तक पहुंच सकते हैं। पिताजी और दादाजी आपके जब जेल में रहे और ये पूरा टेन्योर चल रहा था, इसका क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आप पर पड़ा, और क्या इससे क्या सबक लिया आपने, क्या सीखा? बात तो साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट तो ये था कि कई चीज़ें जो शायद जीवन में ना आती वो आई। एक तो राजनीति है, और दूसरी 24 घंटे काम करना। शायद 25 साल का युवा जो है वो तो उस एज के अंदर होता है जिसमें मौज मस्ती है, घूमना फिरना है, और एकदम आप इस पे आ जाते हो कि सुबह 6 बजे गाड़ी में चले गए, रात को 12-1 बजे घर वापस आए, सोए। और मैंने तो वो दौर भी देखा है, शायद मैं 1.5 2 महीने मेरी मदर से भी नहीं मिल पाता था, क्योंकि हम फील्ड में इतना इंगेज रहते थे। और पॉलिटिक्स के अंदर भी बात करें तो मुझे पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए ये फ़ायदा मिला कि हम 2 सांसद थे पार्टी के, INLD के उस समय, और 2 के अंदर भी छोटी छोटी पार्टियां जो नॉन बीजेपी
एनडीए की या नॉन यूपीए, हम बीच में इकट्ठे बैठते थे। और मेरे साथ उस समय शिवसेना, टीडीपी थी, जो बीजेपी का थी लास्ट में, वो भी अलग हो गए। तो हमारा जो विंग था, एक सेक्शन था जिसमें हम सारे बैठे होते थे, उसके अंदर पैन इंडिया था। और पैन इंडिया से मुझे तमिलनाडु का भी मेरा दोस्त बना जो 26 साल का था, मेरा आंध्रा का भी दोस्त बना जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है, मेरा महाराष्ट्र का भी दोस्त बना जो एकनाथ जी का बेटा है या गोपीनाथ जी की बेटी है या पूनम ताई है, और मुझे हिमाचल से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक भी दोस्त बनाने का मौका मिला। और मैं आज अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मेरे साथ के आज शायद 5 सांसद हैं जो मेरे टेन्योर में मेरे साथ एमपी थे, जो अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं। इंटरेस्टिंग। अभी दोस्ती वैसी ही है या सियासत में दोस्तियां बदल जाती हैं? नहीं, देखिए, राजनीति के अंदर दोस्ती जब ही पॉलिश होकर पता चलती है जब आप शायद उनसे बड़े लंबे समय बाद मिलो और वो कैसे आपसे मिलते हैं। और मैं मानता हूँ डिप्टी सीएम के तौर पर मुझे ट्रैवल करने का बहुत मौका मिला। मैं उनसे जब जब मिला हूँ वो उससे ज़्यादा कर्टियस तरीके से मेरे से मिले। तब तो आप डिप्टी सीएम थे। डिप्टी सीएम से हटने के बाद अब दोस्ती कैसी है? अभी जब भी मिला हूँ, मेरे ख्याल से पिछले 8 महीने से जिससे तब तो आप उगते सूरज थे, सांसद से सीधे डिप्टी सीएम। राजनीति तो उगते सूरज को दुनिया प्रणाम करती है, राजनीति में भी करते होंगे लोग। अच्छा, सवाल तो ये है, आप ये कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री है वो उप मुख्यमंत्री को उगता सूरज मान के सलाम करे? आप लोगों को उम्मीद थी कि आप भी नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं, आप बिल्कुल बहुत करीब रहे। मैंने क्या छोड़ दिया? नहीं, मैं अभी तो 5 साल है ना सर, तो 5 साल फिर जनता तय करेगी। 5 साल कुछ नहीं पता। राजनीति बहुत छोटी चीज है, हर रोज बदलती है। ये तो समय आ गया और समय आने पर हमें मौका अवसर मिल गया, दोबारा हम उससे मजबूती से लड़ाई लड़ लेंगे। क्योंकि बीच में तो एक परसेप्शन बन रहा था, आपने खुद भी उस तरफ हिंट दिए थे कि आप अगले नीतीश कुमार हैं। कि कभी नहीं कहा, डोंट इशारों में था आपका एक बयान, आई देश एक बड़े चैनल पर आपने कोट किया था। मैं कोट कर दे रहा हूं। इस चीज के बिल्कुल विरोध में हूं कि आप मेरी कंपैरिजन किसी ऐसे व्यक्ति से करें जिसका राजनीतिक करियर 60 साल का है, 50 साल। इस वजह से आप मना कर रहे हैं? नहीं, और मुझे लगा इसलिए मना कर रहे हैं कि वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में एडजस्ट कर जाते हैं। आपने मेरे को कब कांग्रेस से? मैं समझने की बात करूं कि लोगों की एक धारणा शुरू हुई थी कि जैसे नीतीश जी हैं कि चाहे साथ में बीजेपी हो या आरजेडी हो, वो दोनों के लिए सर्वमान्य नेता है कि उनके बिना सरकार नहीं बन सकती बिहार में। एक ऐसी इमेज बन रही थी कि शायद दुष्यंत चौटाला भी उसी तरह किंग मेकर बन जाएंगे कि बीजेपी और कांग्रेस चाहे जो जीते, बिना दुष्यंत चौटाला के नहीं काम चलेगा। मैं आपको एक विजन बड़ा क्लियरली बता दूं कि हम कोई 200 में से 40 सीट जीतकर राज लाने वाले सोच के लोग नहीं है। हमारा टारगेट 45 क्रॉस करना है 90 में से। हम तो पहला चुनाव लड़े थे जब तो हमारे पास 90 आदमी भी नहीं थे, तो भी हमने 90 खड़े करे और 90 खड़े कर 87 हमारे कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन क्लियर हुए, जब तो वकील भी नहीं होता था कि नॉमिनेशन पेपर चेक करा दे, और हम चुनाव में उतरे। हाँ, हमने हर पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से संपर्क किया, जो हमारे पास आए उनको हमने लाकर मैदान में उतारा। हमें उनका फायदा मिला या उनको हमारा फायदा मिला, वो भी विधायक बने। चलिए मैं इसको और स्ट्रेट ब्लंटली पूछ लेता हूँ, नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स आपको सूट नहीं करती? आपको लगता है ये सही पॉलिटिक्स नहीं है? क्योंकि आपने जिस तरह से कहा कि 200 में से 40 सीट लाकर हम नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगा कि आप उस तरह की पॉलिटिक्स को बहुत पसंद नहीं कर रहे। आपको लग रहा है सिंगल जाओ। हमारा तो टारगेट यही है कि प्रदेश के अंदर जननायक जनता पार्टी की सरकार बनाए, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे भी पता है, संगठन के एक साथी को भी पता है, और हम करते रहेंगे। ये क्यों सोचे कि हमारा टारगेट ही वो 30% है और हम 30% में ही अपने आप को सीमित रखें। ये हरियाणा विधानसभा चुनाव के पहले क्या आर्टिकल हैं जो आपको लेके छपे थे नीतीश कुमार वाले? लिखने वाला तो कुछ भी लिख सकता है, आज के दिन तो बहुत लिबर्टी है, आप खुद बताइए। ठीक है, संसद में जब आप गए तो आप सवाल पूछने वाले सांसद के तौर पर जाने गए, लेकिन कई आपके चाहने वालों को लगता है कि जितनी पब्लिसिटी आपको मिलनी चाहिए थी, जितना नाम आपका होना चाहिए था, जितने सवाल आप पूछते थे या जितने आप एक्टिव थे, उतना नहीं रहा पार्लियामेंट में। हाँ, मैं तो बहुत एक्टिव रहा, मुझे लगता है। नहीं, आपको एक्टिव वो भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जितना सवाल जितना एक्टिव आप थे उस हिसाब से मार्केट वैल्यू में। शायद हरियाणा एक छोटा स्टेट है और बड़ी स्टेट के कंपैरिजन उतना हरियाणा को नहीं दिखाया जाता या सुना जाता। ये तो इतिहास रहा है
हरियाणा की हिस्ट्री से चौधरी देवीलाल जी ही शायद वो व्यक्ति हैं जो इस देश के सबसे उच्च पद तक पहुँचे हैं। नहीं तो हमेशा कब्जा ही यूपी का रहा। अब जाके मोदी जी गुजरात से आए हैं, नहीं तो आप अधिकतम प्रधानमंत्री देखेंगे, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट नंबर्स जो एमपीज़ के आते थे वो यूपी से आते थे, और उस कारण यूपी का दबदबा ज़्यादा रहता था। हरियाणा तो बहुत छोटा सा था। सारा खान सब यहीं से है, भी मोटा मोटा सब यहीं से रहेगा। नेहरू गांधी खानदान यूपी से रहा, शायद ये भी एक वजह थी कि कांग्रेस सरकार बने, बीजेपी के अटल जी भी यूपी से थे। मैं वही बोल रहा हूँ ना, यूपी का एक दबदबा रहा है, आज नहीं है। आज अगर आप उठाकर देखेंगे तो वो शायद दबदबा पार्लियामेंट में नहीं है। ओके। मगर आप हरियाणा जैसी स्टेट को उठाकर देखो तो शायद हरियाणा ने वो स्टॉलवर्ट्स दिए हैं इतना छोटा होने के बाद भी, जो देश की राजनीति को हिलाया है। चौधरी देवीलाल जी हैं, चौधरी बंसीलाल जी हैं, दो ऐसे नेता थे जिनने इस देश की राजनीति को अच्छी तरह समझा और इस देश की राजनीति को अच्छी तरह चलाया भी है। नहीं, हिलाया तो एक बार आपने भी था जब आप ट्रैक्टर लेके पहुंच गए थे। ठीक है, बिल्कुल, वो एक पल था। क्या था वो? संसद में आप ट्रैक्टर लेके क्यों पहुंच गए थे? वो बड़ा चर्चित कांड रहा है। नितिन गडकरी जी के डिपार्टमेंट ने, मॉर्थ ने एक नोटिफिकेशन निकाली कि जो चौधरी देवीलाल जी ने ट्रैक्टर को टैक्स फ्री किया था उसको अब कमर्शियल व्हीकल ट्रीट किया जाएगा। और कमर्शियल व्हीकल जब ट्रीट कर दिया जाता है तो कोई ट्रैक्टर, किसान अनाज लेके मंडी, खेत से मंडी आ रहा है तो भी टैक्स देना पड़ेगा उसको, पीली नंबर प्लेट लगेगी। आज भी होता है। अगर आप ये जो कचरा उठाने वाले ट्रैक्टर हैं और हैं, ये कमर्शियल हैं, मगर उस नोटिफिकेशन के अंदर फार्मर का एग्रीकल्चर ट्रैक्टर भी कमर्शियल माना जाएगा, नॉन एग्रीकल्चर व्हीकल डिक्लेयर होगा। तो जब मेरे को एक साथी ने वो गैजेट नोटिफिकेशन दी तो वो सैटरडे था और समझ नहीं आया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कैसे, टाइम लेके नितिन गडकरी जी से मिल के आए। तो उस समय दिमाग में एक ही चीज़ आई कि ट्रैक्टर मंगाओ दिल्ली में। तो बहादुरगढ़ का एक हमारा साथी था, उसका मैंने ट्रैक्टर मंगाया, उसका पोल्यूशन पास कराया, इंश्योरेंस कराई पहले तो यही डर होगा और यही ना पकड़ ले। घर पे लाके रात को खड़ा कर लिया 12:30 बजे। और पिछले दिन हमने पार्लियामेंट का, हमारा एक विंग होता CPIC जो पासेस बनाता था MPs के लिए, अगर वो व्हीकल चेंज कर रहे हैं, स्टिकर के बिना व्हीकल आ रहे हैं तो आप एक दिन पहले इन्फॉर्म करो और पुलिस वेरिफिकेशन होगी व्हीकल की और आपको एक येलो कलर का पास दे देंगे जो मैंने फ्रेम करा रखा है। तो वो पास मेरा बन के आ गया। शायद दिल्ली पुलिस को सुबह वेरिफिकेशन में पता चला कि ये ट्रैक्टर है, तो वो लिस्ट में तो उसको कैंसिल कर चुके, मगर पास मेरे पास था और मैं घर से निकल गया और ट्रैक्टर लेकर मैं ली मेरिडियन के पास से, क्योंकि 18 जनपद पे रहता था, वही रास्ता था, और सीधा पार्लियामेंट आ गया। और पार्लियामेंट का 1 नंबर गेट जो आपके विजय चौक पर है, वहाँ एंट्रेंस पे, क्योंकि गाड़ी का नंबर तो लिस्ट में था, अच्छा लकीली CPIC की जो प्रिंटेड लिस्ट थी उस पर भी नंबर है, मगर उनके सिस्टम में कैंसिल कर दिया। तो वो जब आया मैं, तो हमारे किसी साथी सांसद का निधन हो गया और हाउस एडजर्न हो गया 1 मिनट में। दोनों हाउसेज एडजर्न हो गए। तो जितनी स्पीड से MP अंदर जाते हैं उतनी स्पीड से एडजर्न होने के बाद बाहर आते हैं। मगर जब ट्रैक्टर खड़ा और इतनी मीडिया, पुलिस, तो PM का एग्जिट गेट भी उसके साथ था। ना PM निकल पाए, ना स्पीकर निकल पाए, ना चेयरमैन निकल पाए। तो करते करते 1-1.25 घंटे की मशक्क़त में वहाँ दिल्ली पुलिस के DCP और JCP और ये सब आ गए और आके कहते हम आपको अरेस्ट करेंगे। तो इतना मैं पढ़ा लिखा था, मैंने कहा जी पार्लियामेंट के अंदर अरेस्ट करना है ड्यूरिंग सेशन तो 2 लोकसभा सांसद हैं, स्पीकर से लेके आओ, और 1 राज्यसभा सांसद था, मैंने कहा चेयरमैन से आप लिखवा कर ले आओ और हमें अरेस्ट कर लो। पर आप अरेस्ट किस चीज़ पे करोगे? मेरे पास ट्रैक्टर है, पोल्यूशन पास है, इंश्योरेंस है। तो एक पुलिस वाला हरियाणा का था, कहता पिछली लाइट टूटी हुई है कहता उस लाइट टूटे हुए पे अरेस्ट करेंगे सर आपको। हाँ। मैं कहा कर लो फिर। मैं कही मीडिया खड़ी है, न्यूज़ भी बनेगी, टूटी लाइट पे अरेस्ट हुआ, कितनों को दिल्ली में अरेस्ट करोगे। तो 1-1.25 घंटे बाद उसमें हमारी स्पीकर होती थी सुमित्रा महाजन जी, तो ताई का मैसेज आया, कहते तू 1 नंबर से नहीं 4 नंबर गेट जो बेसिकली विजिटर एंट्री का साथ था, 4 नंबर गेट से एंट्री करो और पार्किंग में ट्रैक्टर खड़ा होके मेरे ऑफिस में। और मैं खड़ा होके और ट्रैक्टर अंदर लगा के और उनके ऑफिस में गया। कहती क्या करा है तूने?
मैं कही ट्रैक्टर लेके आया हूँ, गाड़ी है मेरी। कहते नहीं ट्रैक्टर पार्लियामेंट में नहीं ला सकता। मैंने कहा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी ले आए, मैं ट्रैक्टर लाता हूँ किसान का बेटा होकर, आपको उस पर भी आपत्ति। और वो मुझे लगता है एक क्षण था जिसने पॉलिटिकल माइंड्स के अंदर किसान की जो मजबूरी बनने जा रही थी उसको जगाया। विद इन मिनट्स हरसिमरत बादल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, तमिलनाडु में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और ऐसा मुद्दा बना कि नेक्स्ट मॉर्निंग मॉर्थ ने वो नोटिफिकेशन विड्रॉ कर ली। और फिर मैं गडकरी जी से मिला, और उनसे जब मैं मिला तो उनने बड़े मेरे को अच्छे तरीके से समझाया कि ये हमारे सेक्रेटरी ने सुझाव दिया कि इस तरीके से इसको चेंज। उनके आसपास वाले बहुत गड़बड़ लोग हैं, वो मेरे पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था। और कि इनके चक्कर में मैं मानता हूं कि वो उस समय के वन ऑफ द मिनिस्टर्स आई ऑलवेज एडमायर, जो आज भी हैं, कि जब उनको कोई विषय समझ आ जाता है तो ही टेक्स एक्शन इमीडिएट, और वो एक्सेप्ट भी करते हैं। मेरे पॉडकास्ट में मैंने उनसे टोल पर खूब सवाल पूछे थे, और मैंने कहा आपका नाम लोगों ने टोल मंत्री रख दिया है। और मैंने पॉडकास्ट में सवाल पूछे, एंड ही मेंशन्ड कि ये मेरे आसपास वाले जो कई लोग गड़बड़ करते हैं, इनके चक्कर में डांट पड़ती है, मैं सबको ठीक करूंगा। तो बेस्ट पार्टीज वो चीज़ों को दुरुस्त करना भी पसंद करते हैं। राजनीतिक आदमी, ये तो मैं जब शुरू में MP बन के घुसा पालू, एक आदमी ने मेरे को बोला कि सुनो सबकी करो मन की। मगर कई बार आप इतने ओवर ऑक्यूपाइड होते हो कि आप सबको ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि कहाँ शरारत है और कहाँ आपको असली सुझाव दिए जा रहे हैं। कोई एक फैसला जो आपके आसपास के लोगों ने सुझाया हो और आपने भी मान लिया और बाद में लगाओ यार। देखिए बहुत होते हैं ऐसे फैसले, कोई एक बड़ा, जैसे हमने सरपंचों की ऊपर एक प्रतिबंध लगाया था कि आप 5 लाख तक के ही काम कैश पे करा सकते हैं, बचे हुए आपको टेंडर्स पे करना पड़ेगा। वो विजन था कि सरपंच आज जेल चला जाता है, इंक्वायरियाँ होती है, जब टेंडर होगा तो ठेकेदार ने रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सरपंच का काम एडमिनिस्ट्रेटर का है, उसका काम ये छोटे मोटे नाली और ये बनाने का नहीं है। सरपंच एक पद बनाया गया था देश की सबसे छोटी सरकार का नेतृत्व करने का, मगर शायद धीरे धीरे सरपंच का काम यही रह गया कि तूने गली बनवा दी, नाली बनवा दी, टूंटी लगवा दी, ट्यूबवेल लगवा दिया, हैंडपंप लगवा दिया। और हमारे सरपंची इसीलिए डेवलप नहीं हो पाई नॉर्थ इंडिया में। आप जाओ केरल के सरपंचों को देखो, द वे दे वर्क, वो असली एडमिनिस्ट्रेटर है, चीफ मिनिस्टर तक से डायरेक्ट बात कर लेता है सरपंच। और हमारा सरपंच फाइल ले रखता है कि ग्रांट दे दो, ग्रांट दे दो। मगर मैं मानता हूँ कि यस, उस समय हमने सोचा ये ऐसा कर लेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, स्टेट का एक्सचेकर बचेगा, मगर कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल रिवोल्ट में बदल गया। कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया और हमारी पार्टी के खिलाफ गया। ओके, INLD में क्या ऐसा हो गया था कि आपको DGP बनाना पड़ा? हमें पार्टी से निकाल दिया गया था और कुछ नहीं। उसके पहले आप पर आया ना कि आप पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, नहीं करी। आपके बाप दादा की पार्टी ही रही है, तो एक भी गतिविधि ऑन रिकॉर्ड आप मेरे को दिखा दो जो मेरे बोलने से या मेरे स्टेज शेयर करने से पार्टी विरोध की हो, तो मैं मानूंगा मैंने गलती करी। क्या लगता? चार लोग एक रैली में अपनी भावनाएं जाहिर कर रहे हैं, उस भावना को आप पार्टी विरोधी कहोगे तो अलग चीज है। क्या मैंने कांग्रेस से हाथ मिलाया, कांग्रेस की मैंने मीटिंगें अटेंड करी, कांग्रेस के साथ स्टेज शेयर किया, मैंने बीजेपी के साथ स्टेज शेयर किया? मैं तो बल्कि हमारे चौधरी चरण सिंह जी के परिवार से रिश्ते खराब हुए सोनीपत चुनाव में, जब चौधरी देवीलाल जी लड़े, उसके बाद शायद दोनों परिवारों ने कभी स्टेज भी साझा नहीं किया। मैं तो स्वर्गीय अजीत सिंह जी की एक बुक लॉन्च था और मेरे को न्योता आया जयंत की तरफ से, और उस न्योते के ऊपर जब मैं गया तो भी मैं जेल जाकर चौटाला साहब से परमिशन लेके आ रहा कि जी ऐसा नहीं होता। कहते तुझे जाना चाहिए, चौधरी चरण सिंह जी तो हमारे एक बहुत बड़े नेता रहे हैं। और उसके बाद मैं जयंत की कैंपेनिंग में गया तो भी मैं चौटाला साहब से परमिशन लेके आया। तो मैंने आज तक मुझे नहीं याद कि पार्टी विरोधी गतिविधि। तो दादाजी से आप इतने क्लोज रहे, पार्टी आपके पिताजी की भी रही, आप खुद वहाँ से जीत कर आए,
फिर ऐसी स्थितियां क्यों बन गई कि आपको निकाला गया? राजनीतिक तौर पे स्थितियां कब क्या रुख ले ले। फिर भी आपके बाप दादा की खून पसीने की पार्टी है, ऐसा तो है नहीं आपकी पार्टी नहीं थी। इस पे तो बेटर जवाब INLD दे सकती है। एक आपने भी तो आकलन किया होगा ना। मैं तो ये आकलन किया कि कई लोग वहां बैठे थे, उनको ये इनसिक्योरिटी थी कि शायद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की जो मेहनत है, जो उनने काम किया है, वो उनको उभरने नहीं दे रही, और किसी तरह डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को साइडलाइन किया जाए। और साइडलाइन का तरीका एक ही है कि एक एटमॉस्फेयर बनाया जाए और वो कामयाब रहे अपने। अफसोस हुआ था आपको जब ये सब इकट्ठाएं हुई थी? क्या चला था आपके? अफसोस करके क्या मिलता उस समय? नहीं मिलता नहीं, एक होता ना कि एक आदमी का आत्मंथन चलता। अब तो कई साल हो गए हैं, ये हम पुरानी घटना का जिक्र करें 18-19 का। मैं एक किताब आपको बता सकता हूँ, मैल्कम ग्लैडवेल की है, टिपिंग पॉइंट। उसमें लिखा हुआ है कोई भी चीज़ एक पीक पे जाती है, उसके बाद गिरना शुरू होती है। ट्रू। और उस समय आपके पास दो ही ऑप्शन है, और वो चाइनीज में एक ही शब्द है, क्राइसिस और अपॉर्चुनिटी। या तो मैं सिर पकड़ के रोऊं, या मैं उसको अपॉर्चुनिटी देखूं कि ठीक है। और मैंने इसलिए आपकी शुरुआत में एक बात कही कि वो 17 नवंबर जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने स्टेट की मीटिंग बुला ली और सबकी ये मांग थी कि चश्मे की लड़ाई लड़ेंगे, उन्होंने एक बात कही थी, मैं यूपी की तरह पंजाब की तरह लड़ाई नहीं लड़ूंगा झंडे डंडे की, मैं अपनी नई शुरुआत करूंगा। आज अजीत पवार उठा लो, आप शिंदे जी उठा लो, आप शिवपाल यादव जी उठा लो, आप कितने उदाहरण हैं जहां झंडे डंडे पे, पासवान झंडे डंडे पे कितनी लड़ाइयाँ हुई। मगर मैं विजन मानता हूं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का। जब उनने ये बात कही, कहते रूह आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज़बम्प्स। तो उस समय मुझे याद है एक एक आदमी के ये शौक था कि ये क्या, और उनने बड़े प्यार से कहा कि बिल्लू ले तेरे को देता हूं, मैं अपना काम खुद करूंगा। उनको विश्वास था शायद हम पर कि उनकी जो साथी थे, उनकी जो विचारधारा के अंदर लड़ाई में साथ चले हैं चौधरी देवीलाल की सोच को लेकर, वो सारे खड़े होकर दोबारा पार्टी खड़ी कर सकते, और हम कामयाब रहे। सबसे टफ क्या होता है कि नई पार्टी बनाने में? कुछ नहीं है, 200 लोग एक कमरे में बैठकर एक रेजोल्यूशन करें, इलेक्शन कमीशन को लिखकर भेज दे, 6 महीने के अंदर पार्टी। ये तो टेक्निकल बात हो गई, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल तो सबसे टफ एक ही चीज़ है कि आपके पास काम करने वाले योद्धा तो हों। जैसे मैंने क्योंकि मैं काशीराम जी को सुना, मैंने वो कहते थे कि पहला चुनाव लड़ो हारने के लिए, दूसरा हरवाने के लिए, तीसरा कोशिश करो, चौथा जीत कर आओ। आप पहले में जीत गए, तो मुझे समझना ये है कि मैं पहला जीता, दूसरा हारा, तीसरा हारा, चौथा जीता, पांचवा हारा। मेरी लाइफ के अंदर आपको ये नहीं पता कि मैंने चुनाव कितने लड़े। मैं 5 साल में 10 चुनाव लड़ा, नहीं सॉरी 5 साल में 4 चुनाव। एज अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी बात करता कि मैं ये उदाहरण कम है। जैसे भी बिहार में प्रशांत किशोर लगे हैं, वो भी दावा करे कि हम जीत जाएंगे, हालांकि उन्होंने ठीक ठाक टाइम ले रखा है, तैयारी का टाइम लिया, 2-3 साल टाइम लिया, अच्छी मेहनत कर रहे हैं। मैं तो उनसे 2-3 बार मिला हुआ हूँ, उनका विजन क्लियर है, मगर क्या जनता उस विजन के साथ जुड़ेगी? हाँ, इसीलिए मैं समझना चाह रहा हूँ कि उनका पॉडकास्ट जब मैंने किया तो उनकी परेशानियां, मुसीबतें समझी। आप बहुत जल्दी चुनाव में चले गए थे, तो क्या मुसीबतें होती हैं, या वो एडवांटेज होता है कि जब पॉलिटिक्स में शहीद करार दिए जाते हैं? क्योंकि जो भी पार्टी से निकाला जाता है, एक बड़ी सिंपैथी तो जाती है उधर, तो वो शहादत में विजेता बन गए। सिंपैथी, आपके एक पत्रकार साथी मेरे को हमेशा कहता आपके साथ बड़ी दुविधा है, ठीक ठाक सीनियर पोस्ट पे, कहता आपके साथ एक दुविधा है। कहता और सारे तो रो रो के इलेक्शन जीते, कहते आपने एग्रेशन में इलेक्शन जीता। जब हम मैदान में उतरे तो जब हमारा विषय ये नहीं था कि हम INLD को कोसे, हमने नाम भी नहीं लिया होगा शायद उस पूरे कैंपेन में। उस समय हम कांग्रेस के विरुद्ध में लड़ रहे थे और बीजेपी के विरुद्ध में लड़ रहे थे, और दोनों के विरुद्ध में अपनी लड़ाई हमने मजबूती से लड़ी। और मैंने 4.5 साल जब गवर्नमेंट का हिस्सा रहकर सरकार चलाई है, तब भी अपनी बातें बहुत हद तक मनवाई है। बहुत से ऐसे हरियाणा के आज भी फैसले हैं जो अगर हम गवर्नमेंट में ना होते तो कभी ना पूरे होते। हिसार एयरपोर्ट है, मैं फैक्चुअली आपको एक चीज़ बोलूँगा, हम नोएडा में बैठे, मेरे यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। आप मानोगे, हिसार एयरपोर्ट का निर्माण हमने बाद में शुरू किया, जेवर एयरपोर्ट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पत्थर पहले रखा। हमारे वहाँ पर प्रधानमंत्री भी उतर चुके हैं,
इंडियन जो एक्सप्रेस की हर रोज़ फ्लाइट भी शुरू हो चुकी है, और जेवर में अभी रनवे का काम भी नहीं कंप्लीट हुआ। एग्जैक्टली सेम साइज रनवे है, सेम टेक्नोलॉजी रनवे है, मगर हमारा विजन क्लियर था, और उस विजन के ऊपर मेरे को हर महीने बैठना पड़ा। मैं बैठा, मैंने काम करवाया। लोगों ने बहुत आरोप लगाए 4.5 साल में, मगर क्या हम अपना विजन पूरा नहीं कर पाए? करा हमने। हरियाणा के अंदर 25,000 किलोमीटर, इतनी छोटी स्टेट के अंदर सड़क का निर्माण या रीकारपेटिंग करवाना, क्या ये टास्क नहीं था? आज आप हरियाणा चले जाओ, आपको लगभग प्रदेश के मेजॉरिटी जो बड़े रास्ते हैं वो बिल्कुल ठीक मिलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई मानसून में टूटता है तो साथ के साथ रिपेयरिंग हो जाती है। वो इंफ्रा बना के दे दिया हमने स्टेट। तो फिर 14.8% से 1% क्यों हो गया? 10 सीट से 0 क्यों हो गए? आपका जो चुनाव पड़ रहा था, आप शायद 5वें नंबर पर आए थे, 2 निर्दलीय भी आपसे ऊपर पहुंच गए थे, जबकि उस सीट पर क्लोज कंपटीशन में शायद 32 से 33 वोट से बीजेपी जीती थी, और वहां पर आप 2 निर्दलीयों के बाद थे 5 नंबर पर। आपके यहाँ ऑलमोस्ट सबकी जमानत जब्त हो गई। अगर इतना काम आपने किया तो फिर जमानत जब्त होने की नौबत क्यों हो गई? और 1%? शुभांकर जी, ये समय की बात है। इतना बुरा समय काल? ये तो ऐसा था कि बिल्कुल आपको नकार दिया गया कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, आपके अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए गए। जब आपके साथ लड़ने वाले लोग और आखिरी क्षणों में छोड़कर चले जाते हैं अपने लालसे के लिए, तो मुझे लगता है जनता भी सोचती है। और जब वोट कंसोलिडेट होना शुरू होता है, और जब 2 पार्टीज़ के बीच में कंसोलिडेशन शुरू होती है, तो और किसको वोट मिले हरियाणा में? आप मुझे बताइए, कोई और पॉलिटिकल पार्टी बताइए जिसको 5% वोट भी मिले, कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के। INLD खाता खुला, कम से कम आपका खाता भी नहीं खुला। खाता खुलना, बीजेपी के साथ पूरी सेटिंग कर बीजेपी का कैंडिडेट ना उतरे, रातों रात में विड्रॉ कर जाए, और टीम बन के 85 सीट्स पे उनकी मदद करनी, और वो 5 पे आपकी करे, तो अलायंस ही कर लेते। जब खुले पत्ते हैं, ये तो कोई छुपी बात नहीं। और वहाँ पर भी कितने से खाता खुला है? दोनों इलेक्शन पिटीशन में है, और दोनों के एक 700 वोट हैं, शायद एक 3000 वोट है, और इलेक्शन पिटीशन है, हेयरिंग शुरू हो चुकी है। किस दिन फैसला आ जाएगा, ऐसा खाता भी नहीं लो जाए। आपको लगा था बीजेपी जीतेगी? क्योंकि बहुत सारे लोग ये मान रहे थे कि इस बार बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली। चुनाव बहुत बदला। पहली चीज, जब हमारा चुनाव 1 तारीख को पोल होना था, और उसका बहाना लेकर हॉलीडेज का, और उसको 5 तक इलेक्शन कमीशन ने फिर एक्सटेंड किया, उस समय परिस्थितियां बढ़ने लगी। इलेक्शन कमीशन ने एक्सटेंड किया, मतलब बीजेपी के इशारे पर? बिल्कुल, बीजेपी की चिट्ठी है ऑफिशियल लिखी हुई कि हमारे यहाँ ये उत्सव है, और डेट बदल दी जाए। फिर किसका इशारा है? बीजेपी इलेक्शन कमीशन टैप में काम कर रहे हैं। जब डेट बदल सकते हैं बीजेपी की चिट्ठी पर, तो फिर टैप में है नहीं है, इसका तो आप पत्रकार हैं, आप ज़्यादा वो निकाल सकते हैं। मगर मैं आपको एक चीज बता सकता हूं। नहीं, इलेक्शन कमीशन हर बार ये कहता है कि जब इलेक्शन में विपक्षी पार्टी जीतती हैं तो वो तारीफ कर देती हैं, जैसे ही बीजेपी जीतती है वो कभी ईवीएम का, कभी टाइप का आरोप लगा लेती है। ये अपनी कमियों को छिपाने के एक बहाना वो कहते हैं। ईवीएम की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ डेट चेंज की बात कर रहा हूं। बड़ा स्पेसिफिक चीज है। हरियाणा उदाहरण है कि इलेक्शन कमीशन पहले 1 तारीख चुनाव की निकाल देता है, और फिर अपने आप एक बीजेपी के पत्र के ऊपर और उसको चेंज करके 5 तारीख कर देता है। क्या फर्क पड़ा 1 से 5 में? 1 से 5 में बहुत फर्क पड़ा। जो कांग्रेस की गलतियां थी उसने बीजेपी को फायदा पहुंचाया, चाहे वो कुमारी शैलजा का रूसना हो, चाहे बागियों को चुनावी मैदान में ना बैठाना हो, कहीं ना कहीं बीजेपी सक्सेसफुल रही। और कांग्रेस के अंदर एक सोच बन गई थी मिस्टर हुड्डा की कि मैं 50 का आंकड़ा ना क्रॉस करूं, क्योंकि अगर 50 क्रॉस होता तो शायद सीएम दूसरा कोई आ जाता। तो वो इस डर में थे कि मैं नंबर्स इतने ही रखूं कि चीफ मिनिस्टर मैं बनूं, और वो पिता पुत्र दोनों लगे रहे और कांग्रेस किस जगह आकर बैठी। मतलब ये बड़ा दिलचस्प है कि हमको जीतना भी है लेकिन इतने तक ही जीतना है। तो आप किसी, हाँ मतलब ये कॉमन, ये तो ओपन चीजें थी। किसी लेमैन हरियाणवी से पूछ लीजिए, आपके यहाँ कोई आता होगा तो उसके भी माइक लगा के पूछ लीजिए कि क्या हुड्डा 50 क्रॉस करवाना चाहता था? सारे कहेंगे नहीं, इसलिए तो सत्यानाश कर दिया कांग्रेस का। और असलियत है, आप मुझे बताइए ना, स्ट्रॉन्ग होल्ड कौन सा है उनका? ओल्ड रोहतक,
सोनीपत की 6 सीटों में से एक 7,000 वोटों से जीती। जींद, जहां से मैं भी आ रहा हूं चुनाव, उनने चाहे उचाणा में बागी खड़ा करा हो, चाहे नरवाणा में खड़ा कराया हो, आज ये हालात है कि रणदीप सुरजेवाला का आदमी ना जीत जाए तो दूसरा खड़ा कर। जींद में एक जीती विनेश फोगाट 7,000 वोटों से, भिवानी एक भी नहीं जीते, दादरी एक भी नहीं जीते, रोहतक की 4 जीते, और तो और जो रोहतक का पार्ट है झज्जर, उसके अंदर भी वो एक सीट हार गए। अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड में कहाँ वो दबदबा दिखा पाए, अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को तो वो खो गए। ये तो नॉर्थ हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस को सीटें दे दी मेजॉरिटी, जो आज ये आप नंबर्स देखते हैं। नहीं तो भूपेंद्र हुड्डा ने तो राय की सीट खोई है कैंडिडेट बदलकर। जब लोगों की डिमांड थी कि आप यहाँ गुहाना में कैंडिडेट चेंज करिए, पुराना कैंडिडेट लाए, वो हार गया, खरखोदा में वो हार गया। आप एक एक सीट मेरे से पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा क्यों हारे। आपकी नज़र में बीजेपी और कांग्रेस हरियाणा के लिए ज़्यादा नुकसानदायक पार्टी कौन सी है, जिसने हरियाणा का ज़्यादा नाश किया है? दोनों। कोई एक जिसको आप मानते हो कि ज़्यादा ज़्यादा बेहतर कौन है? फिर चलिए, देखिए ज़्यादा बेहतर किसने किया हरियाणा के विकास के लिए? जननायक जनता पार्टी में। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये चीज़ आप किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से पूछ लीजिए, रीजनल पार्टीज हमेशा स्टेट डेवलपमेंट की सोचेगी। नेशनल पार्टी की मजबूरियां बन जाती है कि उनको पूरे देश की डेवलपमेंट के विजन के साथ कई स्टेट्स के विजन को सप्रेस करना पड़ता है। अब जीएसटी है, आज हम 40% गाड़ियां बना रहे हैं, हम 60% बाइक्स बना रहे हैं देश के लिए, हम जेसीबी सबसे ज़्यादा बना रहे हैं, ट्रैक्टर्स बन रहे हैं और बन रहे हैं। जीएसटी मिल कितना रहा है? क्योंकि कंजम्पशन पे है। आज यूपी में बैठे हैं हम, 2% आबादी है, 16% आबादी है। अब उत्तर प्रदेश में एक फैक्ट्री ना लगे तो भी 16% के हिसाब से टैक्स तो आ ही रहा है ना। इसलिए तो आप न्यूज़ पढ़ते होंगे, देश की सबसे ज़्यादा कंजम्पशन वाली स्टेट, जीएसटी लेने वाली स्टेट यूपी। यूपी में तो आना ही है भाई। अब आप जब टैक्स को बनाई इस तरीके से दोगे कि कंजम्पशन पे होगा, तो हरियाणा में हम 2% आबादी को 9% तो कर नहीं सकते। या तो मैं कल नारा दे दूं भी सब 5-5, 10-10 बच्चे करो कि स्टेट को टैक्स आएगा। मूर्खता है मेरी अगर मैं ऐसी बात करूंगा। तो हमने दूसरी चीज़ें शुरू करी, ऑल्टरनेटिव सर्विसेज लेकर आए, आईटी सेक्टर लेकर आए, डाटा सेंटर्स को हमने लाने का काम किया, स्टार्टअप्स को लाने का काम किया। आज उठाकर देखो, हरियाणा बीइंग 2% ऑफ दिस कंट्रीज पॉपुलेशन, फिर भी वी आर द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट टैक्स पेयर्स। क्यों है? क्योंकि हम विजन दे पाए। नहीं, बट एक जो आपका डर शुरू में आपने मुझसे कहा कि मैंने बीजेपी इसलिए भी ज्वाइन की वरना वो जो 7 अभी गए थे वो पहले भी जा सकते थे, ये डर तो फिर हमेशा बना रहेगा। तो फिर जनता क्यों बना रहेगा? जिस दिन मेरे पास 47 होंगे, 47 तो मेजोरिटी हो गई कि 46 पा गए तो आप मेजोरिटी में चले गए। बट अगर मेजोरिटी से आप आगे पीछे रहे 15, 20, 25 सीटें, तो ये तो डर हमेशा रीजनल पार्टीज को रहेगा। क्यों? मैं अपना कि आप जिन लोगों को ला रहे हैं वो लॉयलिस्ट शुभांकर जनता से नहीं है, वो उनके शायद पैसों की लॉयल्टी है। मैं अपना विजन इतना छोटा क्यों लेके चलूं जब मुझे यही इसी डर में जीना है। मैं मेरा विजन 90 सीटों का रखता हूं, मैं 10 सांसदों का रखता हूं, और हाँ, विश्वास ये भी रखता हूं कि इस मेहनत के साथ हम देश में अपनी पार्टी को एक्सपैंड करें। हमने तो जाके राजस्थान में भी चुनाव लड़ा है 20 सीटों पर। क्या मैं बीजेपी से डरा था? नहीं डरा। 2019 में भी जब जीते थे तो उस वक्त भी बीजेपी के खिलाफ एक माहौल था हरियाणा में, फिर आप उनके साथ गए, उनकी सरकार बन गई। तब भी बहुत सारे लोगों का कहना था कि ये कैसा लोकतंत्र है जहां पर जिन लोगों ने बीजेपी के खिलाफ आपको वोट दिया, पहली बार चुनी हुई पार्टी को इतनी 15% लगभग वोट दे दिया, वो बीजेपी के साथ अल्टीमेटली चला गया। आप पॉलिटिक्स के अंदर जब आते हैं तो आप क्या विजन लेके आते हैं? सत्ता में जाएंगे, सेवा करेंगे। आप कहने को तो यही कहते हैं, कम से कम सेवा नहीं, जो आप वादे करते हैं वो पूरे करेंगे, यही विजन है। मोदी जी ने कहा मैं देश में 370 हटाऊंगा, हटाई ना। कोई विजन ही लेकर आए थे, तब लोगों ने विश्वास किया कि मैं इनकी करप्शन बंद कर दूंगा। मुझे तो नहीं दिखा सोनिया गांधी, राहुल गांधी जेल में गए। वो पॉलिटिकल बातें हैं, मगर ये विषय जब हम बात करते हैं कि भाई हम क्या लेकर आए,
अगर मैं मेरे इलेक्शन मैनिफेस्टो की, इलेक्शन में करे वादों की बात करूं तो आई हैव अचीव्ड व्हाट आई प्रॉमिस्ड, मगर शायद जनता को समझने में समय लग सकता है। बट विचारधारा, हरियाणा का प्रगति है सबसे बड़ी विचारधारा। क्या मैंने किसी दिन हरियाणा की प्रगति को सैक्रिफाइस बट किया? वो तो आप दावा अभी भी कर रहे हो कि आपने इतने सारे काम किए, 20 काम आपने गिनाए, बट फिर प्रैक्टिकल रिजल्ट ये है कि आपको विचारधारा के नाम पर ही वोट नहीं मिले। क्या अखिलेश ने यूपी में काम नहीं करे? किए हैं। क्या सुखबीर बादल ने पंजाब में काम नहीं किए करवाया हैं। बादल साहब के टाइम पे? कितने ऐसे लोग हैं। चलो आपसे उदाहरण ले लेते हैं। इस देश का आईटी का रेवोल्यूशनिस्ट चीफ मिनिस्टर कौन था? आप किसे मानते? सबके। चंद्रबाबू नायडू जी। सबसे पहले साइबराबाद बनाने का सपना था, लोगों ने अगले इलेक्शन में इतनी बुरी तरह क्यों हराया? तेलंगाना का निर्माता केसीआर था, क्या रिजल्ट आया? खुद कई स्टेट्स ऐसे जहां 1 by 1 करते हैं वो। 1 by 1 छोड़ो, उड़ीसा का सबसे बड़ा लंबा सर्विंग चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक साहब अपनी खुद की विधानसभा हार जाते हैं। किया भी सर, 22-23 साल राज कर लिया वहां पे। भाई राज, उनकी हेल्थ इश्यूज भी हो रहे थे और बहुत सारे और फैक्टर्स होंगे। अब त्रिपुरा चलिए, कितने साल रहे वहां मुख्यमंत्री? चेंज तो होता ही रहता है ना सर चीजें। अरे चेंज होना एक बात है, बापोती नहीं है। दो चीज, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी है, एमएलए की कुर्सी नहीं बिल्कुल ठीक बात। किसी की एक होता हारना, समय के साथ एक होता हारना, हार जीत होती है, सियासत का हिस्सा है। कभी आप जीतेंगे, कभी आप हार जाएंगे। अखिलेश भी हारे जीते, आप बाकी जो उदाहरण दे रहे हैं। एक होता है बिल्कुल अस्तित्व पे क्वेश्चन आ जाना। आप अपनी पार्टी सबसे बड़े चेहरे, फिर मैं कोट कर रहा हूं, सबसे बड़े चेहरे आप सांसद भी बने, डिप्टी सीएम बने, बहुत पॉपुलर फेस रहे, आपका खानदान का बहुत बड़ा रुतबा रहा है, दादा परदादा सब रुतबा रहा। वहां से आपका इंडिविजुअल 5 नंबर पर आ जाना, 2 निर्दलियों का आपसे ऊपर आना, ये थोड़ा क्वेश्चनेबल हो गया। चलिए आप पंजाब उठा लीजिए, सुखबीर बादल तो अपनी पार्टी के लीडर हैं, वो क्यों चुनाव आ रहे? सरदार प्रकाश सिंह बादल एक नए लड़के से चुनाव हार जाते हैं। मैं आपको कितने उदाहरण दे सकता हूं जहां चीफ मिनिस्टर भी तीसरी चौथी पोस्ट। रिवाइवल कैसे करोगे फिर आप? मेहनत कर लोगों के बीच में रहकर, लोगों के विषय उठाकर। क्या आपको फीडबैक मिला, क्यों आप हारे? आपका कुछ? ठीक है, हमारे सबसे बड़ा रीजन तो यही रहा कि जो प्रोलॉन्ग्ड ये फार्मर एजिटेशन चले 2 हरियाणा के अंदर, क्योंकि बिल्कुल इलेक्शंस के दौरान शुरू हो गया, एक पंजाब वाला जो बॉर्डर बंद हुए हमारे, और एक गवर्नमेंट बनते ही हुआ था, वो हो गया फार्मर के बाद रेसलर्स वाला इशू आ गया। हम वी आर अ स्पोर्ट्स फनेटिक स्टेट, आज भी 33-40% मेडल्स हरियाणा लेकर आता है, वो इशू हो गया। कहीं ना कहीं कांग्रेस तो ये इश्यूज जिनके खिलाफ था, बीजेपी के खिलाफ ये दोनों इश्यूज थे, प्रोटेस्ट का। बीजेपी तो जीत गई, बीजेपी के खिलाफ थे, कांग्रेस के प्रोपेगेंडा थे। मगर एक हरियाणवी में कहावत है कि लड़ियो झगड़ियो छोटकी बुपरा कर पड़ियो। जब घर में लड़ाई होती है ना, सारा दोष किसका निकाला जाता है? सबसे छोटी बहू का। जब आप जूनियर पार्टनर हो तो आप दोषी आप बनते हो, क्योंकि आप अपने थे ना। बीजेपी को सेंट्रल पार्टी माने थे, आपको घर की पार्टी माने थे कि हमारा बच्चा तो हमारे लिए खड़ा ही होगा, तो ये कुर्सी पकड़ के नहीं बैठ जाएगा। हमारे एक और कहावत भी है कि अपना मारे छां में गिरे। हाँ, कि अपने आदमी मारता है ना तो फिर भी छाया में बिठा के आता है कि तेरे को धूप ना लगे। तो हम हरियाणा की सोच के और हरियाणा के विजन को आगे ले जाने की लड़ाई में मैं पीछे नहीं हटूंगा, निरंतर काम करूंगा। चाहे मुझे और मेहनत करनी पड़े, 20 के 21 घंटे काम करना पड़े, मैं 21 घंटे भी काम करूंगा। क्या आइडियोलॉजी क्या आपकी? हरियाणा को आगे कैसे लेके जाए, युवा को सशक्त कैसे? वो तो बीजेपी भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है। आप बीजेपी नायब सिंह साहब से भी मिलोगे, वो भी कह रहे हैं हम हरियाणा को आगे ले जा रहे हैं। आप किसी से मिल लीजिए, हुड्डा साहब से मिले, वो भी कहेंगे हम हरियाणा को आगे ले जा रहे हैं। डिफरेंस क्या है? कैसे बताओगे आप कि मैं हरियाणा के लिए सही हूँ? देखिए, पहली चीज बताता हूँ मैं आपको। एक बहुत बड़ी समस्या फार्मर्स की थी कि आड़तियों का ब्रिटिश एरा से कब्जा था। पैसा सरकार का जो भी आता था वाया आड़ती किसान को जाता था, और उसमें किसान परेशान था। क्या मैंने वो सिस्टम को सुधारा? नहीं। मेरा विजन था इंडिया का पहला प्रदेश में बन पाया जिसमें हमने 48 आवर्स में गवर्नमेंट टू फार्मर पैसा ट्रांसफर कर कर दिखाया, और प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा को देखते हुए देश में लागू किया। आज महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने तो बाद में बिल पास किया कि 33% रिजर्वेशन होगी। हरियाणा में हर दूसरी सीट पर महिला सरपंच है। हमने कानून पारित किया विधानसभा से,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव कराया। वी बिकेम द फर्स्ट स्टेट जिसने हरियाणा प्रदेश को लाल डोरा मुक्त किया। आप नोएडा में बैठे हैं, आप देखेंगे पुराने गांव बसे में लोग कहते हैं जी लाल डोरे हैं, इनमें कुछ भी बना लो, कैसे भी बना लो, मगर उनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं होती, सरपंच या कोई एमसी लिख के दे देता है इतने बाय इतने गज का प्लॉट है। हमने डिजिटल मैपिंग करवाई और मैंने कोई प्राइवेट कंपनी नहीं दी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको बहुत कम काम था, हमने उसको एंगेज किया, उसको कहा ड्रोन्स खरीदो, ड्रोन्स का सपोर्ट किया और आज सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया इतना बड़ा बन गया कि पीएम ने हरियाणा के फर्स्ट विलेज को मॉनिटर करते हुए सिरसी को 8 स्टेट्स के अंदर लाल डोरा मुक्त का प्रोग्राम चलाया। और सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस में आप आज जाके काम देखोगे तो आप कहोगे कोविड के बाद रेवोल्यूशन आ गई इस महकमे में। हमने प्रदेश के अंदर कैसे रोड नेटवर्क्स को मॉनिटर करा जाए, कैसे छोटी छोटी चीज़ों को डिजिटलाइज कर कर, आज के दिन कोई ठेकेदार सड़क बनाता है तो उसको बुक नहीं भरनी, आज अपने मोबाइल पे वो गवर्नमेंट को फीड देता है और उसका भी ट्रांसपेरेंट एक मैकेनिज्म बना दिया कि नीचे जेई से लेकर और चीफ इंजीनियर तक सब स्टेप बाय स्टेप डिजिटली जाता है फॉर अप्रूवल्स। और उससे हरियाणा को फ़ायदा मिला, हम पैसा बचा पाए। जो चीज़ एक बार कारपेट होती थी और कह देते थे बारिश आ गई जी दोबारा करनी पड़ेगी, आज जब उसको हर रोज़ फ़ोटो डालनी है प्रोग्रेस वर्क की तो वो चीटिंग नहीं कर सकता सरकार के साथ। खट्टर साहब एक सक्सेसफुल सीएम थे या फेलर? नहीं, अच्छे थे, मैं उनको फेलियर तो नहीं बोलूँगा। जिनने हरियाणा को 10 साल चलाया है, कोई भी चीफ मिनिस्टर फेलियर नहीं है। नहीं, क्योंकि जब आप काम गिना रहे हो अपने 4.5 साल जो आपका टेन्योर जो था, तो इसमें कई सारे अच्छे काम गिना रहे हो, फिर मुझे लगता है कि खट्टर साहब को तो क्रेडिट मिलता है, मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? उनने भी कितनी चीज़ें करी है, क्योंकि जो आपने अचीव किया होगा उनकी लीडरशिप में किया, साथ में आप उनके डिप्टी थे। डिप्टी हो तो लड़े तो जीते नाम सरदार का, हारे तो सहरा सरदार का। चलो ये राजनीतिक क्रेडिट्स की लड़ाई है, हाँ, सारे लेते रहेंगे। अब नितिन गडकरी जी इतना अच्छा काम भी करें, क्रेडिट किसका? लड़े तो जीते नाम सरदार का। हालांकि गडकरी साहब की अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग है तो उनको क्रेडिट मिल जाता है। बाकी विभागों में सच है कि बाकी गडकरी जी के अलावा बाकी विभागों में जो काम होता है उससे क्रेडिट मोदी जी को जाता है, गडकरी जी अपना ले लेते हैं क्रेडिट। तो मैं अपना ले लेता था। अच्छा, ये चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जो गठबंधन था, ये सही था, गलत फैसला था? देखिए, समय की मांग थी और मुझे लगता है कि एससी वर्ग का एक बहुत बड़ा चंक कांग्रेस से नाराज था और कहीं ना कहीं हमें विश्वास था वो हमारे साथ जुड़ेगा। और 1 और 1 11 तो है ही। चंद्रशेखर मेरी उम्र के हैं और मैं तो मानता हूँ कि उनका भी अच्छा भविष्य अगर मेहनत करते रहें, और हमें तो लंबा राजनीति करनी है और दोनों मिलकर चलते रहेंगे तो और ज़्यादा प्रभावित बदलाव ला सकते। चंद्रशेखर आज़ाद, उनके साथ दलितों का, मुसलमानों का, कई और पिछड़े वर्ग के लोगों का एक अच्छा जुड़ाव रहा है। उनका राइस भी देखा हमने, भीड़ भी देखी है उनकी रैलियों में। लेकिन एक वर्ग है जो उनसे नाराज़ भी रहता है, ख़ासतौर पर कईयों का यह आकलन था कि आपको उस वर्ग ने थोड़ा और साइड किया क्योंकि आप उनके साथ गए थे। आप इस आकलन को सही मानते हो? मैं ये मानता हूँ कि समय की जब मांग होती है किसी विषय पर और समय के अंदर जनता चाहती है कि आप मिलकर चलो, और अगर आप उसको नहीं समझ पाते तो नुकसान होता है। मैंने तो चंद्रशेखर से पहली बार ज़िंदगी में जब बात करी थी जब हम राजस्थान चुनाव लड़ रहे थे और इनका हनुमान बेनीवाल के साथ अलायंस हुआ था, तब भी हमने ये विचार रखे थे कि हम तीनों मिलकर लड़ लेते। मगर उससे पहले इन आरएलपी का और आज़ाद समाज का अलायंस हो गया तो हम मिलकर नहीं चल पाए। और फिर हरियाणा के चुनाव आए तो हमने मिलकर जब चर्चा करी तो चर्चा फ्रूटफुल थी। और मैं तो मानता हूँ कि अगर इसी तरह मेहनत करते रहेंगे तो आने वाले भविष्य के अंदर आज़ाद समाज बसपा की जगह भी ले सकती है। आप ये गठबंधन कंटिन्यू करोगे उनके साथ? बिल्कुल, मेरे तो निरंतर बातचीत भी होती है। अभी तो कोई चुनाव आ नहीं रहे, मगर अगर उनको कभी मेरी यूपी में ज़रूरत पड़ी या किसी और प्रदेश में ज़रूरत पड़ी तो जरूर। नहीं, मैं हरियाणा कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहा हूँ। जैसे जब भी चुनाव आएंगे, हरियाणा तो अभी 4.5 साल बाद लोकसभा, 4 साल बाद लोकसभा है, तो बिल्कुल उस समय तो आइडियोलॉजिकल सेम पेज पे आप दोनों लोग हो। हाँ, हरियाणा को लेकर मैं एक चीज़ बड़ी अच्छी मानता हूँ कि हम दोनों ने जो इस चुनाव में टाइम बिताया इकट्ठे कैंपेन्स में, उसके अंदर मैंने देखा
कि उनका विजन क्लियर है कि उनने करना क्या है आगे भविष्य में। और मुझे वो चीज़ लगती है कि अगर वो स्वस्थ रहे, भगवान उनको इसी तरह एनर्जी देते रहे कि वो काम करते रहे, तो ज़रूर वो आगे बढ़ेंगे। क्या पसंद है आपको चंद्रशेखर आज़ाद? एनर्जी है, क्लियर विजन है, लीडरशिप है, और कहीं ना कहीं जो उनके साथी क्या विजन में क्लैरिटी अच्छी लगी आपको उनके? उनकी जो कार्यशैली है, स्पेसिफिकली जो अगर मैं एससी कम्युनिटी की बात करूं, उनकी पीड़ा है और उसकी आवाज़ बनकर वो रातों रात पहुंचते भी हैं, उठाते भी हैं और उनको न्याय दिलाते हैं। ये बहुत कम लोगों में क्वालिटी होती है कि 24 आवर्स अवेलेबल रहो इन चीज़ों के लिए। सो यू सी अ ब्राइट फ्यूचर उनका? बिल्कुल। ओके, ग्रेट। हरियाणा या बाकी भी देश के स्टेट्स में क्षेत्रीय दलों का कमज़ोर होना, कई स्टेट्स में बीजेपी कांग्रेस जो हो रहा है, क्षेत्रीय दलों का कमज़ोर होना एक नुकसानदायक चीज़ है। जैसे आपने भी कहा कि हरियाणा ही देख लीजिए, बीजेपी कांग्रेस के अलावा कौन है जो 5% ही पहुंच पाया? देखिए, ये समय पहले मायावती जी भी थी और कई सारे छोटी छोटी पार्टियां निकलती थी। साल में एक बार ये समय आता है जब नेशनल पार्टीज थोड़ी मजबूत होती है, और ये अटल जी के टाइम पे भी आया। ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जब नारा चला था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, उसके बाद क्या हुआ था? राइज ऑफ रीजनल पार्टीज थी 2 साल। और जब राइज ऑफ रीजनल पार्टीज हुई तो कहीं ना कहीं देश के अंदर स्टेटहुड और स्टेट डेवलपमेंट की बातें शुरू हुई, और ये समय अनुसार आता है। आज के दिन नेशनल पार्टीज़ के अंदर कांग्रेस, बीजेपी है। आप 2029 का जो इलेक्शन होगा लोकसभा का, आप उसको देखना, उसके अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि बीजेपी देश की सर्विंग पार्टी है, गवर्नमेंट चला रही है, इसके विरुद्ध रीजनलिज्म की आवाज़ उठेगी, और जो सप्रेस रीजन है वो अपनी ताकत को आगे ला कर देंगे। और इस बार भी 24 के चुनाव में भी कई स्टेटों में देखा गया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी उठी, कोई नेशनल पार्टी के तौर पर तो नहीं उठी। पंजाब के सांसद पहुंचे पार्लियामेंट में तो लोगों ने जिताया। आंध्रा में टीडीपी जीत के आई या एआईडीएम की जीत के आई, वो रीजनलिज्म की वजह से जीत के आई। बीजेपी तो वहाँ ज़्यादा नंबर नहीं ले पाई। तो रीजनल पार्टीज़ को लोग लाते हैं, मगर ये एक पहिया है, एक बार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मगर उसके अंदर नेता और नेतृत्व पे है कि वो संघर्ष कितना करे। अभी करंट गवर्नमेंट, मोदी सरकार साहब गवर्नमेंट जो है, कैसे देख रहे हो इसे आप? देखिए, बहुत से विषय हैं जिसके अंदर फेल भी हुई है। हम बात करें, आज हमारे पड़ोस के साथ लगते हुए 8 देश हैं। आप मेरे को 2 दोस्त बता दो। हम ग्लोबल डिप्लोमेसी की बात करते हैं, आप मुझे 2 देश बताइए who can stand with India on every podium? अगर मैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात करूं, मैं अमेरिका, कनाडा, इनकी मैं बात ही नहीं करता। नहीं, ठीक, हाँ, सही बात है। अगर मैं बात करूं, चाइना इज नॉट आवर फ्रेंड। पहले बांग्लादेश था, वहां भी सत्ता चेंज हो गई। बांग्लादेश इज नॉट आवर फ्रेंड। म्यांमार इज नॉट आवर फ्रेंड आफ्टर मणिपुर। हमारा मालदीव्स दोस्त होता था, वो नहीं है। श्रीलंका नहीं है। पाकिस्तान तो हो ही नहीं सकता। आपके पास बचा कौन? भूटान, क्योंकि नेपाल भी आपसे खुश नहीं है। भूटान, इसकी मजबूरी एक है कि भूटान इसलिए आपका एलाई है कि चाइना उसको तिब्बत की तरह ले जाएगा। आप ग्लोबल डिप्लोमेसी की बात करते हैं, ज़रूर हम अपनी ताकत दुनिया में दिखा पाए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से चाहे स्पेस प्रोग्राम्स हो, चाहे हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो, हम अचीव कर पाए हैं कि वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सम अदर कंट्री। पर क्या हम चाइना की तरह 140 करोड़ की आबादी को यूटिलाइज कर पाए? नहीं कर पाए। जितनी बातें ग्लोबली कही गई कि इंडिया हैज़ बिकम दिस, मुझे लगता है आज भी हमारे देश में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इकट्ठे डेवलपिंग से डेवलप्ड की ओर चलने लगे थे। चाइना हमसे बहुत आगे चली गई। बट जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लीडर्स हैं वो ये कहते हैं कि हमने पहली बार अपने लिए स्टैंड लिया, हम यूएस के इन्फ्लुएंस में झुके नहीं, हमने ट्रम्प साहब की बात कर रहे हैं आप। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण किया था, क्या यूएस के आगे झुके थे? ट्रू। यही बीजेपी है, ये तो अपने पुराने लीडरशिप को भूल जाती है। इंदिरा जी ने, हाँ, चलो मैं तो इंदिरा कांग्रेस की बात नहीं करता है, मनमोहन सिंह की बात नहीं करता कि मुंबई अटैक के बाद उन्हें क्या किया। मैं तो सिर्फ आपको ये बोलता हूँ कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी पोखरण, सही बात है, दुनिया भर के उन्होंने, अरे नेता झुकना, लड़ना पिटना इससे नहीं बनता। देश को कैसे आगे लेके गया और किस विजन के। तो यू सी फॉरेन पॉलिसी इंडिया की कमजोर है?
बिल्कुल, अगर हम अपने नेबर्स की बात करें तो बहुत कमज़ोर है। ओके, और इंटरनल पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट को कैसे रेट कर रहे हो आप? देखिए, बहुत विवादित चीज़ें हैं आज के दिन भी, जो हमें दिखता है और जो दिखाया जाता है। देखो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमें दिखाया ही वो जाता है जो शायद प्रो गवर्नमेंट हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दिखनी चाहिए मगर मेन स्ट्रीम उसको आगे लाई नहीं पाती। जैसे भी 11 साल उनके हो गए, 11 साल में वो अपनी कई चीज़ों के तारीफों के पुल बांध रहे हैं, कई चीज़ सामने रख रहे हैं। आपको 11 साल में अगर 2 चीज़ें बतानी हो, सक्सेस में 2 चीज़ें फेलियर में, तो आप कैसे बताओगे? सबसे बड़ा तो एक प्रोग्राम प्रधानमंत्री ने खुद की मॉनिटरिंग के से शुरू किया था कि मैं ये प्रोग्राम्स जो पीएम अनाउंसमेंट्स हैं उनको मॉनिटर करूँगा। हरियाणा का ये उदाहरण है। मेरे ख्याल से 8 साल हो गए नांगल चौधरी के अंदर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट का वहाँ जॉइंट प्रोग्राम था। आज तक उसका कोर्ट केस नहीं जीत पाए। 8 साल से 50 एकड़ का, और वो प्रोग्राम ठप पड़ा है। आप रेल इंफ्रा की बात करते, प्रधानमंत्री ने रिबन काटा है, गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक ट्रेन लेके जाऊंगा, बुलेट चली। कितने ऐसे मुद्दे हैं जो शायद मीडिया उसको दोबारा उठाना ही नहीं चाहता, जैसे दबाव है। हाँ, आपने अच्छा किया कि ग्रीनफील्ड हाईवेज बनाए, भारतमाला 1 आया, भारतमाला 2 आया 2019 तक। 2019 से लेके और 2024 तक भारतमाला 3 क्यों नहीं आया? क्या इस देश को और हाईवेज की जरूरत नहीं है? या आपने सड़कों पे इन्वेस्ट करना छोड़ दिया कि अब मैंने और सड़कें नहीं बनानी? आज भी हमारे यहाँ नंबर ऑफ, हम एविएशन की बात करते हैं, मैं भी एविएशन मिनिस्टर रहा हूँ, मैंने भी हिसार एयरपोर्ट की बात करी है। हम कहते हैं कि जी हमारे यहाँ इतने नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स बढ़ गए। एयरपोर्ट्स के नंबर बढ़ाने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी वो एयरपोर्ट्स एयर स्ट्रिप्स थे। एयर स्ट्रिप्स को आपने एयरपोर्ट नाम दे दिया। हिसार हवाई पट्टी थी, भजनलाल जी ने 1992 के अंदर वहाँ से चंडीगढ़ की फ़्लाइट उड़ाई थी। वो 25 दिन बाद बंद हो गई थी, या 20 दिन बाद, जो भी टाइम था, बंद हो गई थी। मगर वो हवाई पट्टी तो हमेशा रही थी, चीफ मिनिस्टर का जहाज तो वहीं उतरता था। मगर हमने उस छोटे चंक ऑफ लैंड को 7200 एकड़ ज़मीन जितने बड़े प्रोजेक्ट में ले जाकर उसमें रनवे बड़ा किया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करवाए, और आज उसको एक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, वेयरहाउस क्लस्टर के साथ जोड़कर एक विजन दिया है कि हिसार 25 साल बाद शायद दिल्ली जैसी उड़ान भरे। और बिल्कुल बड़े प्रोजेक्ट्स में समय लगता है, एक रात में नहीं बनते। मगर कितने बड़े प्रोजेक्ट हैं जो बीजेपी के फर्स्ट ईयर में अनाउंस करेंगे तो आज तक नहीं पूरे हुए, मगर उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। ठीक है, आपने हाईलाइट किया कि ये इश्यूज जिसमें काम करते हैं। बैंक्स के एनपीएज उठा लीजिए, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां इस देश में बर्बाद हो गई क्योंकि आपकी एजेंसीज उनके पीछे पड़ी रही। और कितनी ऐसी कंपनीज हैं जिनको आपने रिबेट्स पे रिबेट्स दे दी और आज वो आबाद हो गई। सारा यूबी ग्रुप, मैं कितने उदाहरण दे सकता हूं जिसके अंदर आप अगर उस समय बैंक्स के साथ जो आप अब कर रहे हैं उनके लिए करा देते तो आज देश पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता। कोई ऐसी चीज जिसको आप एक्नॉलेज करते हैं अच्छा ये किया है? मैं कोई अच्छा बोलूंगा, कल कहेंगे तो बीजेपी की बड़ाई कर रहा है, फिर वो मेरे नुकसान में जाएगा। अरे बट अपोजिशन के तौर पर जैसे आपने 10 कमियां गिनाई, दो चीजें तो बता कि ये चीजें जो लगता है कि हाँ ये बेहतर हुई। नहीं, मैं तो उदाहरण अपना दे सकता हूँ कि जब मैं प्रधानमंत्री से मिल के आया और मैंने आकर उनसे ये मांग करी कि जैसे हरियाणा ने फार्मर को पैसा दिया है, तो मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि विद इन 2 मंथ्स नोटिफिकेशन वॉज इशूड कि पूरे इंडिया में अब जहाँ भी सरकारी खरीद होगी उसका पैसा फार्मर के खाते में जाएगा, जिसमें पंजाब सबसे ज़्यादा रिजल्ट कर रही थी। पंजाब को भी देना पड़ा। ठीक है, आपकी फैमिली पर कुछ क्वेश्चन सर है। चौटाला खानदान का जो बिखराव है, क्या ये हरियाणा में क्षेत्रीय दलों को कमज़ोर करने की एक बड़ी वजह हो सकता है? दल की मेहनत है, दल के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। अगर उस दल के कार्यकर्ता समर्पित हैं
कि वो कार्य कर कर अपने पार्टी को उभार सकते हैं, तो कोई भी क्षेत्रीय दल कमज़ोर नहीं होगा। बट क्या इसने हरियाणा को डेंट दिया? मैं इस विषय के ऊपर जाऊँ ना, बेहतर है। ठीक है। कोई सुलह की उम्मीद है आप में और आपके चाचा जी में? मुझे नहीं लगता। अब वो अप्रोच करे तो आप कोशिश करोगे? हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़े खुले तौर पर कह दिया कि दरवाजे बंद है। हमेशा के लिए। बट कितने राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। और पार्टी की सारी लीडरशिप मिलकर फैसला करे। देवीलाल जी किसानों के मसीहा थे, वो विरासत क्या मौजूदा दौर में थोड़ी कमजोर पड़ी है? देखिए, मैंने 4.5 साल तो बहुत अच्छा फार्मर्स की अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया है और आगे भी करता रहूँगा। किसान आंदोलन में लोग मेरे से नाराज़ जरूर हुए कि मैं सरकार में बैठ के काम कर रहा था, ना कि उनके साथ धरने पे बैठा था। और धीरे धीरे वो समझेंगे और धीरे धीरे वो चीज़ देखेंगे भी कि गवर्नमेंट में रहकर काम हो सकते हैं, विपक्ष में नारे लगा करेंगे। आपके घर में क्या सलाह मिली आपको जब इस चुनाव की हार हुई थी? मेरे को एक सलाह जो मेरे फादर ने दी, घर मत बैठियो, काम करियो, यही गले लगाएंगे। और मेरे फादर ने तो वो दौर देखे हैं, क्योंकि वो उनने अपना जो यंग डेज थे वो चौधरी देवीलाल की गाड़ी चलाकर व्यतीत करे हैं, तो उनने अपने एक्सपीरियंस के साथ कहा। और मैं मानता हूँ अगर मैं घर बैठ जाता तो कहीं ना कहीं मैं खुद ही टूट जाता। मैंने सवाल अखिलेश यादव से पूछा था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सियासत में ज़्यादा दिलचस्प कौन होता है, जनता या नेता? जनता। नेता दिलचस्प नहीं हो सकता। क्यों? देखिए, जनता हर रोज आपको नई चीज सिखाती है और हर रोज आपके दिन भर की कार्यशैली को बदलती है। उससे ज़्यादा दिलचस्पी किस चीज़ में होगी? क्या मुद्दा हो जाए आप इस ऑफिस से बाहर निकले, क्या आप डिसाइड कर सकते हैं? नहीं। तो मुझे लगता है कि नेता कभी दिलचस्प नहीं। नेता तो बहुत कैलकुलेटिव होता है। नहीं, आपके पिताजी वाली बात समझा था, यही लोग गले लगाएंगे। हमने किसी का कोई रेप मर्डर किया है? हमने जनता के मुद्दों को सुलझाया है। समझने में देरी हो सकती है, अपनाने में देरी हो सकती है, पर लोग अपनाएंगे, यही गले लगाएंगे। बीजेपी से गठबंधन कर सकते थे आप इस बार, निकलना और बीजेपी से अलग होना? नहीं, जब हमारी क्योंकि उनकी सरकार है, लोकसभा के अंदर आप साथ रहते तो शायद आज भी आप डिप्टी सीएम होते। होता ना होता किसको पता है? क्या पता वो रोज अकेले मेरे पे ही निकलता साथ होके भी। क्या मैं ज्योतिष तो हूं नहीं, अंतर्यामी तो हूं नहीं, मगर ये जो गुस्सा था, ये गुस्सा अगर साथ रह के निकलता तब मेरे को और ज्यादा कोसते आप क्वेश्चंस के माध्यम से कि क्या बीजेपी के साथ रहकर यू इतने। अभी भी लोग कह रहे हैं ना मिला खुदा ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। देखिए, हम अपने संगठन के तो रहे ना, अपनी सोच के तो रहे। क्या आप परमानेंट गवर्नमेंट में रह सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छे अच्छे नेता हारे भी हैं, उनने सीखा भी है और वो जीते भी हैं। पहली बार सफल होना ज़्यादा टफ होता है या सफल होकर जब उसके बाद सफल हो फिर ज़्यादा मुश्किल होती है? देखिए, मेरे लिए तो सारे चैलेंजेस रहे। जब मैं 25 साल का मैदान में उतरा और पिताजी जेल के अंदर थे, दादाजी जेल के अंदर थे और उस समय चुनाव लड़ा, तो वो भी मेरे लिए बहुत कठिन चुनाव था, क्योंकि मेरी मदर एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थी, मैं 25 साल का था, लिमिटेड हमारे पास मैन पावर थी। मेरे हिसार जैसी लोकसभा जिसमें 426 गांव तक जाना, उन 426 गांव में कैंपेन करना, हम सुबह 6 बजे माइक लेके गड़ा बैठ जाता था और उसके बाद फिर चलते 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 5 साल में हिसार से पूरा हरियाणा घूमना, यूथ को खड़ा करना, यूथ की आवाज़ बढ़ना, एकदम आप पार्टी से बाहर हो जाते और फिर वही एग्ज़ाम दोबारा आ गया और ज़्यादा टफ होके आ गया और उस टफ इलेक्शन को भी आप लड़ लेते। और मैं ये मानता हूँ कि जो ये चुनाव था ये उससे भी कठिन था। मुझे वो दिन भी याद है, रात को 2:30 बजे मैंने एक कैंडिडेट से बात कर कि यहाँ
तेरे को चुनाव लड़ना पड़ेगा, और वो कहता है जैसा आपका आदेश। मैं दाद देता हूँ उसकी कि रात को 2:30 बजे भी उसने पार्टी की जिम्मेवारी से पीछे हटने का काम नहीं किया। इस देश में अपने खानदान के अलावा कौन सा ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, कौन सा ऐसा लीडर है जिसने आपको इंस्पायर किया? देखिए, अपनी फैमिली के अलावा अटल जी बहुत अच्छे लीडर थे, और उनके संघर्ष ने, उनके कार्य ने मुझे लगता है देश के बहुत लोगों को इंस्पायर किया है। अगर मैं बात करूं साउथ की, तो शरद पवार जी बहुत एक करिज्मेटिक लीडर हैं, जिनने विदाउट हिज हेल्थ एंड एवरीथिंग बहुत अच्छा काम कर कर दिखाया। चंद्रबाबू नायडू अपने आप में एक उदाहरण है। अगर मैं ममता दीदी बोलूं, वो अपने आप में एक ऐसी लीडरशिप है जो सब प्रेज करते हैं कि वो डरी नहीं। चाहे टाटा जैसी बड़ी कंपनी के सामने लड़ाई लड़नी हो, उससे लेकर आज तक लड़ती रही है। चाहे फारूक अब्दुल्ला साहब है, सारी परिस्थितियां देखकर आप भी। ये आपने पॉलिटिकल जवाब दे दिया। मेरे को एक होता ना, एक फेवरेट होता है कि यार ये इस आदमी सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया मुझे, इसका सबसे ज़्यादा गहरा असर मुझ पर रहा, या इसकी तरह मैं पॉलिटिशियन बनूंगा। या पॉलिटिशियन आप किसी की तरह नहीं बन फिर भी एक होता है ना कि एक किसी से लगाव ज़्यादा होता है। मैं शायद वो सोच का ही नहीं हूँ कि मुझे किसी को अपने आप में लाकर रेप्लिकेट करना है। हाँ, आप उनकी वर्किंग देख, हाँ, वर्किंग स्टाइल की बात करूँ, कोई वर्किंग स्टाइल तो मैं आपको बता रहा हूँ। चंद्रबाबू नायडू, आपने देश के सारे पॉलिटिकल पार्टीज के सारे नेताओं के नाम ले लिए। नहीं, मैं बस एक मुलायम जी, लालू जी और रह गए थे। अगर आप नहीं, अगर आप मुलायम जी की बात करेंगे तो मेरे साथ वो पार्लियामेंट में रहे जब ये घर के 5-6 जीत के आए थे, और वो मेरे को 14 में, हाँ, बुला के हाथ पकड़ के साथ बैठा के चाइना वॉर से लेकर और यूपी के शासन तक की सारी बात बताया करते थे। और अपने समय को शेयर करना और बताना, आज जो एलजी हैं जम्मू कश्मीर के, वो मेरे साथ MOS रेलवेज थे, वो बताया करते। मनोज सिन्हा जी, फारूक साहब मेरे साथ थे, देवगौड़ा जी मेरे साथ थे। मुझे तो LK अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ तो एज चेयरमैन हमारी कमेटी के काम करने का काम किया। और मुझे जब तक ये पता ही नहीं था कि वो प्रोफेसर रहे, मुरली जी। और मुरली मनोहर जोशी जी ने जब इसरो वालों की क्लास लगानी शुरू करी, और किस तरीके से एक हमारी न्यूक्लियर की ऑडिटिंग थी, उनकी क्लास लगाने का काम किया, तब मुझे उस व्यक्ति का विजन पता चला कि कितना वेल थरो रेड पर्सन है। तो बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जिनको आप डे टू डे में मिलते हैं। PM है, HM है, नड्डा जी हैं, अनुराग जी हैं, मैं 200 आदमी बता सकता हूँ बीजेपी के भी जिनसे मिलता हूँ। कांग्रेस के लोग रहे, एक अपने क्या नाम है, सांसद थे हमारे साथ केरला के, वो एक पार्टी के एक ही सांसद जीत के आते हैं और पता नहीं कितनी टर्म से। सबसे पहले उस आदमी ने मेरे को ये सिखाया कि तूने कोई बिल आता है तो उसमें अमेंडमेंट के लिए कैसे नोटिस बना के डालना है। तो मैं उसको कैसे बोल सकता हूँ। चलो और इसको मैं रिफाइन कर देता हूँ। योर फेवरेट चीफ मिनिस्टर इंडिया में, अब तो स्पेसिफिक कर दिया मैंने। हाँ, खुश करने के लिए, विजन के लिए, डराने के लिए, फिर मैं बताऊँ ना कौन किसकी बात कर। ओवरऑल जिसको आपको लगता है ये अपने स्टेट के लिए सबसे शानदार है, या ऐसा विजन हो तो बढ़िया है, शानदार है। देखिए, स्टेट वर्किंग स्टाइल पे स्टेट को आगे ले जाने के लिए आज के दिन चंद्रबाबू जी को मैं देखता हूँ एज ए लीडर, कि उनने हमेशा उस विजन को क्लैरिटी के साथ आगे ले जाने का काम किया कि मेरी प्राथमिकता मेरी स्टेट की प्रगति है। ठीक है। देश का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन रहा? अटल जी सबसे अच्छे। अगर आप मेरे से बात करेंगे तो शायद 88 में मेरा जन्म हुआ है। मैं इंदिरा जी की वर्किंग को तो ये आपकी फिल्मों के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से देख पाया हूँ, कभी मैं स्टडी नहीं कर पाया हूँ। मगर मैं अगर कंपैरिजन करूँ अटल जी का, मनमोहन जी का, PV नरसिम्हा राव का, जितना मेरे को वर्किंग मैंने देखी है, तो एक विजन के तौर पर इस देश को उस डेवलपमेंट फेज में आगे ले जाने के लिए जो कदम चाहिए था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी दे पाए। चाहे वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात हो, चाहे वो परमाणु की बात हो, कितने ऐसे कदम उनके शासन में उठाए गए जिसने देश को एक नई मुराद दी। बल्कि आपको हैरानी होगी सुनकर, मेरे फादर बताते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर ये मुद्दा उठ गया कि एयरपोर्ट से आते हुए जाम लगता है, तो उस समय मेरे फादर ने भी ये बात उठाई कि क्यों ना हम पुल बना दे। तो ये रेडिसन के सामने से जो एलिवेटेड है, ये उस समय की मंजूरी है। तो
अगर आप विजन लीजिए, एक छोटी सी समस्या का हल ही निकालना था। इंटरेस्टिंग। हरियाणा का आज तक का सबसे अच्छा चीफ मिनिस्टर कौन रहा? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। बड़ी क्लैरिटी के साथ। इसलिए कि दादाजी हैं, इसलिए काम के लिए उन्हें वैट दिया इस देश को। हाँ, ये बड़ा अच्छा किस्सा है वैट वाला। अगर आप देखेंगे कि सेल टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, चुंगी टैक्स, ये इतनी चीज़ें थी, उसके को सारे को अबॉलिश कर कर एक रिजीम में लाना, और देश के प्रधानमंत्री में दम नहीं था तो एक स्टेट ने इम्प्लीमेंट कर कर दिखाया। बहुत बड़ा कदम था। और देखिए, जिन प्रधानमंत्री की आप तारीफ करते, वहीं क्वेश्चन मार दिया आप। नहीं, उन्हीं ने कहा चौटाला साहब को कि आप कर कर दिखा सकते हैं। चौटाला साहब ने कहा कर कर दिखा सकता हूँ। आप गुड़गांव को उठाकर देखिए ना, 2000 से पहले गांव था, उसको इस देश की सबसे महंगी सिटी रहने के लिए बनाने में, उस नंबर तक पहुंचाने में, वो विजन देने में जो चौटाला साहब का योगदान है, कभी किसी और का हो ही नहीं सकता। इंटरेस्टिंग। मैं कुछ नाम लेने वाला हूँ सर, लास्ट सेगमेंट है, सेकंड लास्ट सेगमेंट। आपको इन नाम के बाद वन वर्ड में इनको लेकर जो भी ख्याल आता है, आप कुछ भी कह सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कांग्रेस की बर्बादी। मनोहर लाल खट्टर। स्टेबल पॉलिटिशियन, विजनफुल। नायब सिंह सैनी। ज़्यादा मेरा ताल्लुक है नहीं। अरे, आपके राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं भाई। ताल्लुक नहीं है। मैं आपको वर्किंग पे बोलूं तो आज भी यही सुनते कि ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा काम कर रही है। बड़े प्यार से टॉन्ट मारा आपने। ओम प्रकाश चौटाला जी। इंसाइटफुल, विजनफुल, हार्ड वर्किंग मैन। अभय चौटाला। नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। ओके। चंद्रशेखर आजाद। करिज्मेटिक यंग लीडर। अरविंद केजरीवाल। हार्ड वर्किंग पॉलिटिशियन, derailed now. ओके। योगी आदित्यनाथ। बोल्ड, स्टैंड टेकिंग पॉलिटिशियन। अखिलेश यादव। अब तो यंग नहीं रहेंगे। ही इज एट दैट एज, अब हम यंग है तो हमारे से तो बड़े हैं, बट ही गेव अ गुड विजन टू उत्तर प्रदेश। मैंने अखिलेश जी से पूछा था ये सवाल। मैंने कहा, अखिलेश जी, राजनीति में आदमी कब किस उम्र तक युवा रहता है, हमको पहले ही समझा दो। यार, राहुल गांधी 53 का होके युवा है, तो आप अखिलेश जी को कैसे युवा नहीं कह रहे हो? नहीं, मैं युवा आ गया ना, तो मेरे से तो बड़े हैं, तब उनको थोड़ा तो सीनियर कैटेगरी। आप खुद राहुल जी को युवा कह रहे हो अभी। नहीं, मैं कह रहा हूँ, ये राहुल गांधी तो 53 का भी युवा कहलाता है, शर्म नहीं आती। बल्कि अभी राहुल गांधी का एक किस्सा है, हरियाणा आकर गए और अपनी पार्टी के लीडरशिप को कह गए, तुम बताओ कौन सी तरह का घोड़े हो, जंगी घोड़े हो, बराती घोड़े हो या लंगड़े घोड़े हो। कौन आदमी अपनी पार्टी के नेताओं को घोड़ों की उपाधि देता है, और वो भी लंगड़े घोड़ों तक की। हाउ यू सी राहुल गांधी एज अ पॉलिटिशियन? इमैच्योर। व्हाई सो? देखिए, जो कांग्रेस के कल्चर को ना समझकर और अपना कल्चर एक पार्टी की फिलॉसफी में लाने का काम उनने किया, उसने कांग्रेस का बट्टा बैठा दिया। यूथ कांग्रेस से शुरू हुआ और फिर आज जो कांग्रेस के हशर है, जो प्रधानमंत्री का साइन किया हुआ बिल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में लाके फाड़ सकता है, उस आदमी को आप इमेच्योर नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? आपको पार्टी स्टेज पे बात करनी थी, आप पार्टी की मीटिंग बुलाते, आप पार्टी के लीडर थे, पार्टी प्रेसिडेंट आपकी मदर थी, आप उसको डिक्लाइन कराते। कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी हम एज एमपी सीखे कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो एक बिल आ रहा था कि ल्यूटेन दिल्ली का नक्शा ओपन कर दो। आपको शायद पता ना हो कि ल्यूटेन दिल्ली के अंदर जितना आपका मकान बना हुआ है, आज भी आप तोड़ के उतना ही बना सकते हो कवर्ड एरिया। एफएआर नहीं है, जो अंग्रेज पास कर गए थे उतना ही एरिया है जो ल्यूटेंस के बनाए हुए नक्शे में है। 3 या 2 बार प्रयास हुए 10 साल में, और मैं एमपीज़ के सुनी हुई बात है, प्रैक्टिकली कितनी फैक्चुअली करेक्ट है नहीं है, क्योंकि मैं अर्बन डेवलपमेंट कमेटी में रहा, वो हमारे दौरान भी ये मुद्दा चौथी बार आया, तो हमने तो कमेटी ने डिक्लाइन कर दिया। उस समय तो कमेटी से पास प्रधानमंत्री के ऑफिस में फाइल चलेगी,
और मैंने सुना है कि किसी ने सोनिया जी को जाकर बताया, सोनिया जी ने कहा कि नहीं, और उस समय डिक्लाइन हुई वो फाइल पीएमओ से कि नई अमेंडमेंट नहीं आएगी। तो दैट इज समथिंग वेयर यू हैव अ विद इन पार्टी आपके पास पोडियम मिलता है, पर आप आपकी खुद की पार्टी का बनाया हुआ बिल जाके प्रेस क्लब में फाड़ देंगे तो इमेच्योरिटी है या नहीं है? कागज था, क्यों कहते हैं कागज था, लेकिन एक हाँ सिंबॉलिक तौर पर तो था ही। कागज तो सारे बिल कागज में है, सिंबॉलिक तौर पर पर जब राष्ट्रपति का साइन हो जाए तो इस देश का एक गैजेट बनता है, आप उसी को फाड़ देंगे। नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन पॉलिटिक्स, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी अब एक एज बैरियर पार कर रहे हैं धीरे धीरे, नेक्स्ट बिग थिंग इनके बाद कौन होगा? स्पेशली अपोजिशन से अगर मैं बात करूं, मैं नाम भी ले लेता हूं, दुष्यंत चौटाला, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट बिग थिंग, ये जो नई लॉट है, इनमें से कौन होगा आप देखते हो? मैं तो ये मानता हूँ सारे मिलके और बीजेपी को हटाए, बन कोई भी जाए। बट सारे मेढक एक साथ एक इसमें थोड़ी ना आते हैं, छटक जाए कोई, अरे एक आप सब एम्बिशन वाले हो जाएंगे। आपको मैं टैग करके ना, मैं ढूंढता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस में एक फोटो छपी थी, हाँ, जब शायद 88 या 89 की है, आई फाइंड इट आउट, वो फोटो अगर मेरे को मिलती है। तो जैसे आपने कहा ना सारे मेंढक, तो एक आप जैसे ही किसी सीनियर पत्रकार ने चौधरी देवीलाल से पूछ लिया कि जी कांग्रेसी कह रहे हैं देवीलाल तो सारे मेंढक लिए घूम रहा है, तो चौधरी देवीलाल ने एक बात कही थी, कहते मेरे में वो कला है कि मैं सारे मेंढकों को साथ बिठा भी सकता हूँ, लड़ा भी सकता हूँ, जिता भी सकता हूँ, और वही 89 के अंदर रिजल्ट आया। तो ये एक समय की बात होती है। अगर आप हमें अगर एक करके बटावा देख रहे, अगर हमने ताकत एक कर ली तो फिर वही बात है जो मैंने शुरू में कही थी, युवा, और युवा जब एक हो जाए और दो हिस्सों के उल्टे पीछे वायु कर देंगे तो फिर वायु का रुख भी ले सकते। ठीक है, अब मैं कुछ फनी क्वेश्चन नई पीढ़ी के हिसाब से, लास्ट सेगमेंट है रखा है, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन मैंने कोशिश की कि कुछ नयापन लाया जाए। अगर आपको किसी एक राजनेता के साथ एक दिन कहीं जाके रूम शेयर करना हो तो किसके साथ शेयर करेंगे? मान लीजिए कहीं रैली में गए या कहीं एक इवेंट हुआ और आप एमपीज के दौरान हम जाते ही थे। अरे एक फेवरेट चॉइस होता है ना कि यार हमको ये वाला दे दो रूम पार्टनर के तौर पर। कोई भी मेरी उम्र का जौन सा है, चाहे चंद्रशेखर हो, राम नायडू हो, श्रीकांत शिंदे हो, आई डोंट माइंड। कौन सा एक राजनेता से रूम शेयर नहीं करेंगे? भूपेंद्र हुड्डा। क्यों? आइडियोलॉजिकल डिफरेंस से लड़ाई हो जाएगी। तो बहुत सारे लोगों के साथ इन्हीं का नाम क्यों लिया आपने? वो तो आपकी चलो आपके माध्यम से कोई कहते हो, राम कुमार गौतम। ठीक है, अगर राजनीति एक स्कूल होती तो करंट पॉलिटिशियंस में कौन उसका प्रिंसिपल होता? हाँ तो मोदी जी हैं। आपको लगता है वही प्रिंसिपल होते? भाई जिस तरह का कैंपेन और वो मैनेज करते, क्यों ना बनते। ओके, अगर बिग बॉस हरियाणा होता तो कौन सा पॉलिटिशियन जीत जाता? अभी तो नायब सैनी जी जीते बैठे, हंसाते भी हैं, नंबर्स भी हैं। इंटरेस्टिंग। ठीक है, अगर किसी एक नेता पर डॉक्यूमेंट्री बननी हो, आपको लगता है किस पे बननी चाहिए? चौधरी देवीलाल जी। कारण है, 4 स्कीम्स गिना सकता हूँ उनकी। जच्चा बच्चा इंडिया के अंदर हरियाणा से शुरू हुई, शायद आपको भी नहीं पता होगी। वो सड़क पे जा रहे थे, एक प्रेग्नेंट औरत पत्थर तोड़ रही थी, 6 या 7 महीने प्रेग्नेंट हो गई। उन्हें पता तू क्यों कर रही? कहते जी मेरा पेट कैसे पड़ेगा। उस समय जच्चा बच्चा योजना शुरू करी थी कि मैटरनिटी लीव जो आज हम मानते हैं, आपको तनख्वाह भी मिलेगी, आपको ये होगा, उसकी नींव देश में वहाँ से शुरू हुई। एक ओल्ड एज पेंशन जो आज ये 100 रुपये 500 रुपये हरियाणा 3100 रुपये दे रहा है, हरियाणा से 100 रुपये की नींव शुरू हुई और फिर देश की पार्लियामेंट में वो आकर उनने देश में लागू करी। तीसरी, काम के बदले अनाज। शायद आपको पता नहीं, जब 1977 में वो चीफ मिनिस्टर बने तो फ्लड्स आए और हमारे झज्जर का बेल्ट जो थी, इसके अंदर बांध बनाने के लिए मजदूर नहीं थे और लोगों के घर डूबे हुए थे। तो उस समय लोगों से उनने आग्रह किया कि आओ बांध बनाओ, और बांध बनाओगे तो मैं अनाज दूंगा। आज वो काम के बदले पैसा है, मनरेगा है। अगर आप उनके ऊपर स्टडी करें तो वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे जिनने अनपढ़ होकर भी ऐसे ऐसे निर्णय लिए जो शायद बहुत पढ़े लिखे लोग भी ना ले पाए। इंटरेस्टिंग।
इस बारे में मैं और पढ़ना पसंद करूंगा, उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मैं खुद बनाना पसंद करूंगा। हम कई बिल्कुल सारे लोगों और आपको बहुत से ऐसे किस्से हरियाणा से मिलेंगे कि उनने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रैवल करते करते समस्याओं को कैसे समझा और ट्रैवल करते करते ही उनका उदाहरण दिया। बहुत से लोग तो ये कहते हैं, देखो आई वॉज 3 years old, 3 भी नहीं 1 year old, 89 में जब चंद्रशेखर जी ने खड़े होकर उनका नाम ले लिया कि आप देश का नेतृत्व करिए, प्रधानमंत्री बनिए, तो उनके मन में, अब उनके मन की बात तो मैं तो जानता नहीं हूँ, कोई बड़ा सीनियर उस समय का नेता भी आज जिंदा नहीं बचा जो उस हॉल में था, पर उनके मन में ये था कि शायद मेरा इंग्लिश ना बोलना देश की रिप्रेजेंटेशन का एक पार्ट ना बने। तब उनने वीपी सिंह जी का नाम प्रस्तावित किया। लैंग्वेज, मुझे कई सारे लोग याद आ गए जो लैंग्वेज चलते उस कुर्सी पर नहीं बैठ पाए देश में। पर ये इस देश की ब्यूटी है कि हम कितनी भाषाएं, कितने कल्चर, कितने रिलीजन को लेकर चल रहे हैं। कामत साहब का ही मैंने पढ़ा था कि लाल बहादुर शास्त्री जी के समय भी सेकंड प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिला था उन्हें, बट वहाँ से वो नहीं बने क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी, हिंदी अंग्रेजी दोनों नहीं आती थी। और इस देश में कई ऐसे नेता हैं जो बहुत लैंग्वेज बैरियर के चलते रह गए। अब आप देख लीजिए, सोनिया गांधी का एक विदेशी होना उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी से दूर कर गया। हालांकि वो तो डिबेटेबल टॉपिक है, उसमें आता कई बार कि उनके पार्टी के लोग नहीं थे, एक परसेप्शन था, अंदर से कई लोग खींच लेते। शरद पवार जी पहले निकल गए, जो समय की बात है। वो चौटाला साहब, डिबेटेबल टॉपिक, चौटाला साहब की एक बात याद आती है। एक दिन चंडीगढ़ हम बादल साहब को मिलने चले गए, तो चौटाला साहब ने बातों बातों में कह दिया कि अब आपकी भी उम्र हो चुकी है, बड़े भाई की तरह मानते थे उनको, कि सुखबीर जी को सीएम बना दो। तो चौटाला साहब की तरफ देखते बादल साहब ने कहा कि एक चीज़ कहा चौटाला जी, कहो कि राज और खाज तो खुद करे मजा आंदा। हाँ, तो यही बात आपके चाचा ने सोची तो क्या गलत कर दिया फिर? मैं तो गलत मानता ही नहीं। वो भी कह रहे होंगे राज और खाज खुद करो तो मजा आता है। मैं तो गलत मानता ही नहीं हूँ, मगर मैं आज भी इसी चीज़ को बोलता हूँ कि मेरे को एविडेंस दिखा दीजिए कि हमने कोई पार्टी विरोधी गतिविधि। आपके परिवार में किसी ने संभालने की कोशिश नहीं की ये सबके बीच में? बड़े बुजुर्ग कई थे। छोड़ दीजिए, बीता हुआ इतिहास है। ठीक है, अगर आपकी लाइफ पर एक फिल्म बनती है, दुष्यंत चौटाला पर फिल्म बनती है, तो दुष्यंत चौटाला किसे चाहेंगे कि ये मेरा किरदार निभाए? आज के दिन रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा, हाँ भाई, आपको आपने शुरू में कहा कि वो देसी ताऊ को भी समझ लेगा, तो अगर हरियाणवी बोली पर किसी की पकड़ है और हरियाणा के कल्चर को कुछ समझता है तो सबसे बेस्ट किरदार तो वही नहीं। अभी रणदीप हुड्डा आए थे, मैंने उनसे पूछा कि जाट पिक्चर तुम्हारी आई है, तुम जाट नहीं बने हो, तुम राणा तुंगा बने हो। आपको कौन सा एक्टर पसंद है वैसे? फिल्म टाइम मिलता है देखने का? बिल्कुल, मैं तो बहुत फैमिली के साथ समय देता हूँ। मेरे फादर पहले हमें दिखा लिया करते थे, अब शादी होगी वाइफ के साथ चले जाते हैं। और मैं मानता हूँ आज के दिन में जो सबसे अच्छे तरीके से देश की समस्या को किसी ना किसी तरीके से दिखाता है, देश की प्रगति को देता है, आमिर खान जी बहुत अच्छे एक्टर। कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी लास्ट जो देखी हो आपने, आपके दिल पे असर कर गई हो? देखिए, दंगल बड़ा अच्छा एक उदाहरण है कि हरियाणा की 2 बेटियों को उनने किस तरीके से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पोर्ट्रे किया, कि उनके जो फादर का संघर्ष था कितना बेहतरीन था। फोगाट साहब का। बिल्कुल। ओके, इंटरेस्टिंग। अगर आप रात को 2 बजे मुसीबत में फंस जाए, कौन सा एक पॉलिटिशियन जिसे आप फ़ोन कर सकते हैं? मैं तो अगर किसी समस्या में फंसता हूँ तो मुझे इतना विश्वास है मैं जिसको भी फ़ोन करूँगा वो मेरे साथ खड़ा मिलेगा। इंटरेस्टिंग। अगर समय ख़राब चल रहा हो तो क्या सबक लेते हैं जीवन में, क्या सबक बताएंगे लोगों को आप? कि निराश ना होइए, हौसला रखिए, क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी बनाने का काम करिए, यू विल सक्सीड। ओके, ठीक है। मैंने शुरुआत एक शेर शायरी कविता से की थी, वही अंत भी कर देता हूँ मैं। एक हरिवंश राय बच्चन साहब ने लिखा था, बड़ा अच्छा लिखा था, और मुझे लगता है कि वो सभी के लिए, कि गिरना भी ज़रूरी है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब जाकर अपनों को पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते देखा है। सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर। ये सुना है कि चेहरे पर किताबों से ज़्यादा लिखा होता है। बिल्कुल सत्य वचन है। और मैं तो चाहूँगा दुष्यंत कुमार जी के भी वो बात आप ज़रूर
याद रखिएगा, वो चींटी बार बार चढ़ती है गिरती है, नैया पार होती है। मेरे शेर व शायरी का ज़्यादा शौक तो नहीं है, मेरे कई बार वो कविता पढ़ी है कि कोशिश करने। आपका नाम दुष्यंत कैसे रखा गया था? इसी दुष्यंत कुमार जी के नाम पर? मेरे पेरेंट्स पूछा नहीं आपने कभी? मुझे मेरा नाम बहुत सुंदर लगता है क्योंकि लंबा नाम है, और मैं तो हमेशा चाहता थोड़ा वजन लगता होगा। नहीं, वजन भी नहीं, हमारा कल्चर है। आप इतिहास उठाइए, ये आजकल जो नाम आ गए, आप ये कोई नाम है 3-3 4-4 अल्फ़ाबेट्स के कि माँ बाप का मुंह भी नहीं खुलता, नाम खत्म हो जाता है। तो दुष्यंत कुमार जी की वह है कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो वो कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि हमारे इतने अच्छे लेखकों ने इतनी अच्छी बातें लिखी है जीवन पे। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। एक कोई आखिरी कोट जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो? चौधरी देवीलाल जी का ही पढ़ देता हूँ। लोकराज से लोकराज चलता है, कि जनता के बीच में रहकर उनकी समस्या को समझकर उनकी सेवा कर कर ही आप शासन दे सकते हैं। बेस्ट विशेस सर आपको। लंबा समय बाकी है। मैं हमेशा से मानता आया हूँ कि असफल होना ख़राब नहीं है, असफल होने के बाद कोशिश ना करना ख़राब होता है। और आपके पास बहुत लंबा टाइम है, जैसे आपने शुरू में कहा था कि बहुत लंबा समय। और अटल जी क्योंकि आपके फेवरेट पॉलिटिशियन है, मेरे भी फेवरेट रहे। और मुझे याद है जब वो चुनाव हारे थे तो उनका एक स्टेटमेंट आया था, ना टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। तो मुझे एटीट्यूड बड़ा अच्छा लगा था कि इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। इसे ना टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। सो एक लंबी उम्र है, अभी तो आप युवा नेता हैं। शिवांकर जी, यही मानता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी है इस देश को आगे ले जाने की, इस देश की प्रगति का हिस्सा बनने की, और उसको बेखूबी निभाया भी है, आगे भी निभाएंगे। चलिए, बेस्ट विशेस सर। बाकी उम्मीद है फिर मुलाकात होगी आपसे जब आप चुनावों में जाएंगे, मेहनत करेंगे तो हिसाब किताब करने हम भी पहुंच जाएंगे। थैंक यू सर। स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद।